हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से परिवार में। और लगातार मिल रहे हैं, टॉपिक्स को पूरा कर रहे हैं। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं प्रयास आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, आपको एग्जाम देने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जितना मुझसे हो सकता है, जितना भी सफलता की राह में जितना सहारा लगाया जा सकता है, लगाने का प्रयास मेरी ओर। केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी में टॉपिक चल रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दोस्तों पादप ऊतक। प्लांट टिश्यूज भी पढ़ेंगे, देन एनिमल टिश्यूज भी पढ़ेंगे। हम दोनों ही चीजें पढ़ेंगे, पादप ऊतक भी पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन इनका दे चुकी है बुकलेट्स में, और इसी वजह से रेलवेज में या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम्स में, स्टेट में कम आ रहे हैं, रेलवेज में और सेंट्रल एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन हो रहे हैं यहां से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है कि साहब ये टिश्यू क्या चीज है, तक क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात हमें समझनी है, उसके बाद टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड और रैपिड फास्ट स्पीड में हम लोग टॉपिक को फिनिश करेंगे। आराम से देखिए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई, टिश्यू, देखो सबसे पहले हम बात करें टिश्यू होता क्या है। देखो किसी भी जीव की शुरुआत किससे होती है, किसी भी सजीव का शरीर, लिविंग्स की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब अगर कोशिकाएं, समझना, कोशिकाएं अगर ग्रुप बना लेती हैं, अब ग्रुप में भी अगर हम बात करें तो समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं जिनका ओरिजिन सेम रहा है, या वे सेल्स जो कार्य में, प्रकृति में, आकृति में समान हैं, वे कोशिकाएं जब ग्रुप बनाती है तो ऐसे ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी कि समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऐसे कह सकते हैं। सेम टाइप, अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, एक जैसा कार्य करने वाली, एक जैसी उत्पत्ति रखने वाली, एक जैसी ओरिजिन और एक जैसी स्ट्रक्चर रखने वाली जो कोशिकाएं हैं, वे सारे के सारे जब ग्रुप बना लेती हैं तो टिश्यू बनते हैं। और टिश्यूज का जब ग्रुप बनता है, टिश्यूज का जब ग्रुप बनता है तो टिश्यूज के ग्रुप को हम कहते हैं, ऊतकों का समूह कहलाता है अंग। क्लियर। और अंगों का जो समूह होता है, अंगों का जो समूह बनता है उसे बोलते हैं तंत्र, सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास में पढ़ने के लिए क्या है कि भाई कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक कहलाया, ऊतक का समूह अंग कहलाएगा, और अंगों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा भाई, वो तंत्र कहलाएगा। और तंत्रों से मिलकर पूरी की पूरी बॉडी जो है बन जाती है। क्लियर। तंत्रों से पूरी की पूरी बॉडी का डिजाइन होता है। अब ये तो हमारे रेफरेंस में, पादपों के रेफरेंस में भी बात करें तो सिंपल सी हमारे पास बात है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें मौजूद सभी कोशिकाएं उत्पत्ति में, कार्य में, संरचना में समान होती हैं, उन्हें हम कह देते हैं टिश्यू, उन्हें हम कह देते हैं ऊतक। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अब आगे बात करते हैं, है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई ऊतक, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपके कमेंट्स भी देखूंगा, आपसे बात भी करूंगा। प्लीज डोंट रिपीट कमेंट्स, ठीक है। चलिए, है ना। चलो भाई, अब देखो आप, प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस जब चीजों को करते हैं तो देखिए क्या बात चल रही है। सेम साइज, सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन करने वाली कोशिकाओं का समूह, यानी कह सकते हैं सेम टाइप की स्ट्रक्चर हो, सेम ओरिजिन हो और सेम फंक्शन करने वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज डन इन द ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिंदी में कहते हैं औतिकी, लेकिन आप याद रखें हिस्टोलॉजी, याद रखें, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद याद रखें, इटली के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्सेलो मेलपीगी। उन्होंने हिस्टोलॉजी ब्रांच को क्या किया, है ना, जो है जो स्टैब्लिश किया, और हिस्टोलॉजी के रूप में नामकरण
1819 में मायर नाम के साइंटिस्ट ने किया। आपसे पूछा जाए ऊतक शब्द का पहली बार प्रयोग, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, टिश्यू शब्द का पहली बार प्रयोग बीकाट या बाइचैट, बाइचैट भी कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह बीचैट भी लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है वो किसने स्थापित की, तो आप बोलेंगे मार्सेल ओमेल्पी की। आपसे पूछा जाए हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया ब्रांच का, मायर ने। और ऊतक शब्द का पहली बार प्रयोग, टिश्यू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, आप बोलेंगे बाइचैट। क्लियर। पौधों के शरीर में अब जब टिश्यू की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं ऊतक का कोई विशेष कार्य होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने कहा है एक स्पेशल कार्य करने वाली सेल्स का ग्रुप। इसका मतलब जो कार्य वो सेल्स कर रही हैं उनका पूरा ग्रुप बन गया, तो इसका मतलब प्रत्येक टिश्यू का कोई ना कोई ग्रुप कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे हमारी बॉडी में मांसपेशियां हैं, मसल्स, वो टिश्यू हैं, तो मांसपेशियों का काम क्या है, गति, बॉडी की मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह ब्लड भी हमारा एक टिश्यू है, तो ब्लड का कार्य आपको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी को मिनरल्स की, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है, पूरी बॉडी में नर्व्स की सप्लाई करना, नर्व्स का जाल बिछा के सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना पूरी बॉडी में। तो ये तो मानव के रेफरेंस पे, अगर आप किसी भी जीव जंतु, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट के रेफरेंस में बात करेंगे तो ईच टिश्यू हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशेष कार्य है, ठीक है। सभी ऊतक, अब सुनना, पादपों में इसकी मैं बात करता हूं, एपिकल सेल्स के समूह के विभाजन से उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे। अब सुनना, देखो जैसे मैं पादप की बात करता हूं तो पादप में क्या होता है, पादप में जैसे बीज होता है, तो बीज जब अंकुरित होता है तो दो प्रकार की चीजें बनती है। आपको पढ़ाया है प्रांकुर, प्रांकुर होता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल है ना, और ये होता है रेडिकल, रेडिकल किसको बोलते हैं, मूलांकुर। प्रांकुर से पादप का तना, पत्ती, पुष्प बनते हैं और मूलांकुर से मूल बनती है। अब सुनना, ये जो तने का शीर्ष होता है रूट, शूट टिप, और ये जो आपका होता है क्या है ना, जड़ का जो टॉप होता है। अब समझना, जो तना होता है वो लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स के रूप में ऊपर बढ़ता है, इसी तरह जड़ की सेल्स लगातार डिवाइड होकर नीचे बढ़ती जाती हैं। यानी कि सारे के सारे टिश्यूज जो है ना वो टॉप में पाए जाते हैं स्टार्टिंग में। टॉप का मतलब जो तना है उसकी टिप पर ऊपर और नीचे जड़ की टिप पर, इसको बोलते हैं रूट टिप, शूट टिप। शूट बोलते हैं तने को, यानी हिंदी में कहीं मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष। मूल का शीर्ष ये और प्ररोह शीर्ष ये। तो शुरुआत में सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति यहीं से होती है, बाद में वो अपने कार्य के हिसाब से, बाद में वो अपनी डिमांड और आवश्यकता के हिसाब से वो अपने आप को अलग अलग आकार, अलग अलग कार्य, अलग अलग फंक्शंस में ढाल लेती। ठीक है, यहां तक बताइएगा, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, चलिए, क्लियर हुई बात यहां तक? शानदार तरीके से है ना पढ़ें, कहीं होकर कोई भी समस्या आपको नहीं आनी है। सेशन को पसंद कर रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं इच्छा हो तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो बेसिक से बात करिए। अब मैं पादपों का जो वर्गीकरण है टिश्यूज का वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, पादप, ऊतक। अब सुनना, इससे पहले मैं बीच में आपको है ना काम की कुछ चीज मैं मेरी तरफ से बताने जा रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। पादपों में जब बात करेंगे प्लांट टिश्यूज, तो पादपों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। पादपों में दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं देखना। पादपों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जिनमें सबसे पहले ऊतक होते हैं विभज्योतक। वर्ड को पकड़ना, विभज्य ऊतक, लगातार विभाजित होने वाले, इनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम। इनमें क्या होता है, इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, लगातार डिवीजन, या कह सकते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी है ना हमेशा बरकरार रहती है, जिनमें विभाजित होने की कैपेसिटी लगातार होती रहती है, लगातार मौजूद रहती है, जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक डिवीजन की कैपेसिटी जिनमें होती है, उन्हें बोलते विभज्योतक। और दूसरे जो हैं उन्हें बोला जाता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। नाम से ही पता चल गया होगा,
परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? परमानेंट टिश्यूज में विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता सीमित, यानी कि शुरुआत में विभज्योतक ही बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ टिश्यूज अपने डिवीजन की कैपेसिटी खोते जाते हैं। यानी कि शुरुआत में सारे टिश्यूज विभज्योतक के रूप में ही पैदा होते हैं, या सारे टिश्यूज का निर्माण एज अ मेरिस्टेम ही होता है, लेकिन कुछ टिश्यूज अपने कार्य के लिए, अपने अपने क्रियाकलाप के लिए, है ना, वो कह देते हैं कि साहब हम तो सेटल हो गए और अब हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। तो ऐसे ऊतकों को हम लोग कहते हैं स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक फिर दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये क्यों है? सरल स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं, यानी इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। और जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। यानी कि वे टिश्यूज जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं, दे हैव द अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? विभज्योतक कहते हैं। विभज्योतक लगातार विभाजन करते हैं। इनके लिए एक नाम और आया है, इन्हें वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। वृद्धि ऊतक, वृद्धि ऊतक का मतलब ग्रोइंग टिश्यूज, है ना, ये लगातार क्या करते रहते हैं? डिवीजन करते रहते हैं। अब इनके भी तीन टाइप हैं, इनके भी तीन टाइप है। शीर्ष विभज्योतक, जो शीर्ष में होता है, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। तीन प्रकार। शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्योतक को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, और अंतर्वेशी को बोला जाता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पढ़ाऊंगा पूरा, छोड़ने वाले हम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर उनको छोड़ के चला जाता है। हमको पूरा पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, लेकिन समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, अब सुनो। सरल स्थायी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा मृदूतक, मैं डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाने वाला हूं। पैरेनकाइमा, ठीक है। दूसरे होते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, इनको बोलते हैं कोलेनकाइमा। और तीसरे होते हैं दृढ़ोतक, नाम से ही पता चल रहा है बहुत दृढ़ होंगे, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं स्थायी जो ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, यहां से बात करिए। चलिए चलिए बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक लगातार डिवीजन करते रहते हैं, और जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाजन की क्षमता सीमित रखते हैं। विभज्योतक में तीन प्रकार पड़ेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है, और स्थायी में दो प्रकार है, सरल और जटिल। सरल ऊतक वे हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने हैं। इनके तीन ग्रुप मिलेंगे, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, है ना। जटिल ऊतक अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं। जाइलम में आप पढ़ते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेनकाइमा यानी जाइलम मृदूतक, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ट्रेकिड्स एंड स्क्लेरिड्स, है ना। इसी तरह फ्लोएम में पढ़ते हैं चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इसके बाद बात करें फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो चार चार पांच पांच प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, इस वजह से इनको बोला गया है ना, क्या, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, चलो अब आगे एक एक को लपेट लेना है, क्लियर करेंगे प्रॉपर एनसीईआरटी अप्रोच। देखिए ये बात तो हो चुकी कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं भाई, है ना, ये बात हमारी हो ही चुकी है। प्लांट टिश्यूज हैव टू टाइप्स, विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड
है ना, स्थायी ऊतक। अब विभजोतक की बात करिए, ये विभजोतक से क्वेश्चन कहां से आया था मैं बताऊंगा आपको। ये ऐसी, देख सुनना, ऐसी सेल्स का समूह होता है जिनमें बार बार समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, ध्यान रखना कौन सा डिवीजन चलता रहता है बार बार, समसूत्री विभाजन। ध्यान रखना जो बॉडी का डेवलपमेंट है ना वो समसूत्री से ही होता है। अर्धसूत्री से केवल गैमेट बनते हैं हमारी बॉडी में, युग्मक, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण, पादपों में परागकण और मादा युग्मक का निर्माण, वो होता है मियोसिस से। ठीक है, याद रखना। तो शरीर की वृद्धि, डेवलपमेंट, माइटोसिस। ठीक है, इन्हें वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक इमेच्योर जीवित कोशिकाओं का, अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इमेच्योर का मतलब है, अरे समझना, अभी डिवीजन कर, इमेच्योर मतलब अविवाहित, है ना, मैच्योर नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, लगातार डिवीजन जारी है, क्रियाएं जारी है, आज इस पे लाइन मारी, आज इस पे लाइन मारी, आज इस पे ट्राई मारी, आज इस पे ट्राई मारी, रात को इंस्टाग्राम खोला, कन्याओं की आईडी, फेसबुक की आईडी कन्याओं की देख देख के हेलो 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 हेलो, हाय कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खा लिया क्या, सो गए क्या, जवाब तो दे दिया करो, रिप्लाई तो कर दो, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, हम भी चाहने वाले हैं, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो इमेच्योर सेल्स हैं, है ना। तो इमेच्योर लाइव सेल्स जीवित कोशिका हैं क्योंकि डिवीजन की कैपेसिटी उनमें ही होती है, बेसिक अंडरस्टूड है। ठीक है, इनकी भित्ति, ये डिफरेंस यहां से आना चालू होगा, मैं आपको बताऊंगा। इनकी भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाएं सेलुलोज की बनी होती है, यहां से क्वेश्चन आया था। प्रत्येक कोशिका में घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना, ये आया था। इनकी कोशिकाओं में वैक्यूल नहीं पाई जाती, रसधानी नहीं पाई जाती। डायग्राम देख के क्लियर होगा, इनकी कोशिकाओं में क्या नहीं पाई जाती है ना, रसधानी। पादप कोशिकाओं में बोला था बीच में बहुत सारा स्पेस रसधानी घेर लेती है, तो रसधानी नहीं होती यहां पे। ठीक है, डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। इनमें एक बड़ा केंद्रक होगा और कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, कोशिकाएं आपस में एकदम चिपकी रहती है। और कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, रसधानी। ध्यान रखना, अंतर कोशिकीय अवकाश, में लास्ट में एक कंपैरिजन भी लिखवाऊंगा एक बार वापस से। अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होगा, यानी कोशिकाओं के बीच में कोशिकाएं एकदम ऐसे मान के चलो, ऐसे चिपकी हुई, है ना, ऐसे एकदम चिपकी हुई कोशिकाएं मान के चलो, ऐसे ऐसे मान के चलो, कोई अवकाश नहीं कोशिकाओं के बीच में। अब ऐसे समझो, ये देखो ये बनाया है ना, तो यहां कोशिकाओं के बीच में ही अवकाश बन गया, ये अवकाश यहां नहीं होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए अब बात करते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट बात। तो विशेषता बड़ा केंद्रक होगा, क्लियर, घना कोशिका द्रव्य होगा। विशेषता पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, क्या पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, बड़ा क्या होगा, केंद्रक होगा। रसधानी एब्सेंट होगी, घना कोशिका द्रव्य होगा, और अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे बात करते हैं। विभज्योतक वो भाग है दोस्तों जो एकदम नया डेवलप हो रहा है, लेटेस्ट। तो अगर किसी पादप में बीमारी भी है, ये क्वेश्चन मेरे खुद के 12th क्लास की एग्जाम में आया था, रिटन में। ठीक है, सुनना, क्या किसी पादप में बीमारी है तो भी याद रखना उस पादप का जो मेरिस्टेम वाला भाग है ना, वो रोग रहित होता है, क्योंकि वो नया बना है। आप ऐसे समझिए कि मेरी बॉडी में मान लो कोई बीमारी है, कोई भी, किसी की भी हो सकती, लेकिन कोई भी कोशिका, जैसे बाल नहीं आ रहे हैं या कुछ भी नया जो आ रहा है, वो उस बीमारी से अछूता है। ठीक है, तो अगर किसी भी पादप से, ध्यान देना, आपको कोई पादप दे दिया ये, और इस पादप में है बीमारी, आपसे कह दिया इसी पादप से शुद्ध पादप बना के दो, तो आप किसका प्रयोग करोगे, मेरिस्टेम का। आप उसका मेरिस्टेम काट लो, उसको पोषण माध्यम प्रदान कर दो, नया पादप बना लेगा। तो यहां ध्यान रखना, रोगग्रस्त पादप का विभज्योतक रोग रहित होता है, अतः विभज्योतक का प्रयोग करके हम रोगग्रस्त पादप से रोग रहित पादप, या कह सकते हैं स्वस्थ पादप तैयार कर सकते हैं। स्वस्थ पादप तैयार कर सकते हैं। तो रोगग्रस्त पादप से, रोगी पादप से स्वस्थ पादप बनाना है, तो आप उसकी किस संरचना का प्रयोग कर लेंगे, मेरिस्टेम, विभज्योतक, या कह सकते हैं किसी पादप का वो भाग जो पादप के रोगी होते हुए भी स्वस्थ होता है,
विभजोतक होता है। अब 3 प्रकार का विभजोतक है, शीर्ष विभजोतक, पार्श्व विभजोतक, अंतर्वेशी। अब सुनना, देखो शीर्ष विभजोतक कहां होगा, ये डायग्राम दिया है, आगे ही आगे, जड़ में भी आगे, तने में भी आगे, ये शीर्ष विभजोतक है। पार्श्व जो होता है वो ये रहा, देखो बीच बीच में, है ना। और अंतर्वेशी विभजोतक ये जो है, ये आपके इधर इधर बाउंड्रीज पे पाया जाएगा, जहां से डंठल वगैरह निकलते हैं ना, जहां से शाखाएं निकलती हैं, जहां से पत्तियां निकलती है, उन जगहों पर पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम इस चीजों को अभी समझेंगे, बात को अच्छे तरीके। ठीक है, कोई दिक्कत? वापस सुनो, शीर्ष विभजोतक आगे होता है, पार्श्व विभजोतक किनारों पर। देखो आगे ही आगे शीर्ष, ये डायग्राम को थोड़ा वापस से रीड करेंगे, ये पार्श्व है। पार्श्व किधर होगा? किनारे पर। शीर्ष आगे ही आगे होगा, पार्श्व जो होगा वो अगल बगल में होगा, और ये बीच बीच में ये जो होगा, ये कौन सा विभजोतक होगा? अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभजोतक होगा, इंटरकैलरी, है ना। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम, क्लियर। अब आगे बात करते, शीर्ष विभजोतक। देखो ये विभजोतक शीर्ष में, अब शीर्ष में ये बहुत आ चुका है पेपर, रूट टिप और शूट टिप। तने के शीर्ष, है ना, रूट टिप, शूट टिप। हिंदी में आता है मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष। मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष में पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ की लंबाई नीचे की तरफ और तने की लंबाई ऊपर की तरफ। तो जो पादप की लंबाई में ग्रोथ होती है उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होती है पादप की? है ना, शीर्ष विभजोतक के कारण होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि जो लंबाई में होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ चौड़ाई में होती है। ठीक है, वो आगे बात करता हूं। पार्श्व विभजोतक जड़ तथा तने के पार्श्व भागों में। समझना, देखो ऐसे समझो, ये तना है, तो तने का जो शीर्ष है ना, यहां तो एपिकल मेरिस्टेम होगा, और ये जो साइड है तने की, ये वाला, ये जो साइड है, इनमें कौन सा मेरिस्टेम होगा? यहां लेटरल मेरिस्टेम होगा, पार्श्व विभजोतक होगा। ठीक है, क्लियर। और पार्श्व विभजोतक क्या करेगा बताओ? ये द्वितीयक वृद्धि करेगा, मोटाई बढ़ाएगा। और मोटाई में, ये मोटाई बढ़ाने का काम कौन करता है? ठीक है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं यहाँ पे, वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं कैम्बियम। जब आप पादप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे एधा, कैम्बियम, तो ये वो चौड़ाई बढ़ाती है। तो ध्यान रखना, ये वो विभजोतक है जो द्वितीयक वृद्धि को क्या कह सकते हैं? मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं। संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। संवहन ऊतक में क्या पाई जाती है? कैम्बियम। ये कैम्बियम किसका भाग है? पार्श्व विभजोतक का ही भाग है। तो तने की लंबाई, जड़ की लंबाई, शीर्ष विभजोतक, मोटाई या एधा, काग एधा बोलते हैं, कॉर कैम्बियम, है ना। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसको आप कैम्बियम के नाम से जानते हैं, और ये कैम्बियम ऐसे पाई जाती है। ठीक है, तो चौड़ाई बढ़ाएगी। तीसरा है अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभजोतक। ये ऊतक जब आप स्थायी ऊतक पढ़ोगे, परमानेंट टिश्यूज, तो उनके बीच बीच में पाए जाते हैं। ये पत्तियों के आधार में या टहनी का जो इंटरनोड होता है, आप ऐसे समझिए, क्लियर, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये तना है ना, क्लियर। तो ये इनका जहां से पत्तियां निकलती हैं उसके आधार में पाया जाएगा यहां पे। ठीक है, तो डायग्राम में आपको बताया गया है, बीच बीच में पाए जाते हैं, तने में, टहनी में, पत्ती में, इनको अंतर्वेशी विभजोतक बोलते हैं। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, लंबाई कौन बढ़ाता है? एपिकल मेरिस्टेम। शीर्ष विभजोतक चौड़ाई कौन बढ़ाता है? लेटरल मेरिस्टेम। और साथ ही साथ स्थायी ऊतकों के बीच में जो होते हैं उन्हें बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो, स्थायी ऊतक, विभजोतक जिनको अस्थायी ऊतक भी कहते हैं, उनकी वृद्धि के फलस्वरूप, समझना, तो शुरुआत में सारे ऊतक विभजोतक ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो विभाजन की क्षमता खोते जाते हैं वो स्थायी होते जाते हैं। अब आप ऐसे समझो, शुरुआत में कोई भर्ती आई, उसमें सबको संविदा पे लिया। अब संविदा पे आने के बाद जिनको स्थायी कर दिया वो तो स्थायी रहेंगे, और जो नहीं स्थायी हुए हैं वो लगातार इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे। ठीक है, तो भाई ओके, जिनमें विभाजन की, अब सुनना, विभजोतक वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। ठीक है, ये मृत और जीवित दोनों ही हो सकते हैं स्थायी ऊतक।
कोशिका भित्ति इनकी पतली या मोटी हो सकती है। कोशिका द्रव्य में ध्यान रखना बड़ी रसधानी, यानी कि स्थायी ऊतकों की जो कोशिका द्रव्य है उसमें बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? अब मैंने आपको कहा है, क्या कहा है? स्थायी ऊतकों का निर्माण, परमानेंट टिश्यूज का निर्माण ऊतकों से ही होता है। विभज्योतक तीन प्रकार के पढ़ाए हैं तो ध्यान रखना। प्राथमिक स्थायी ऊतक जो होंगे वो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बनते हैं, यानी प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण शीर्ष और अंतर्वेशी विभज्योतक से होता है, जबकि द्वितीयक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनका निर्माण पार्श्व विभज्योतक से होता है। मैंने आपको कहा है कि विभज्योतक ही आगे चल के स्थायी ऊतक बनाते हैं, तो जो शीर्ष और अंतर्वेशी विभज्योतक हैं वो तो बनाते हैं आपके प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण पार्श्व विभज्योतक करता है। ठीक है, या कैम्बियम कोशिका, बात वही है। आगे चलते, संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कहा है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो सिंपल। अब सिंपल में बात की है, ये ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। समरूप का मतलब एक जैसी, समरूप का मतलब क्या है? एक जैसी कोशिकाओं का। यही तो मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको भी। समरूप का मतलब क्या है? एक जैसी कोशिकाओं का, एक समान कोशिकाओं का। पादप में जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस तो जो है वो विभज्योतक की बनी है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाए जाते हैं? सरल स्थायी ऊतक, जो तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये पादप के तने की बात करते हैं। तने की बात करते हैं तो देखिए, तने को जब हम चौड़ाई के आधार पर देखते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये एपिडर्मिस, सबसे बाहरी परत है ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपके हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपका क्या होता है? हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। कॉर्टेक्स के नीचे पादप के तने में एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, सेकंड, एंडोडर्मिस के नीचे परिरंभ नाम की स्ट्रक्चर होती है, पेरिसाइकिल। उसके नीचे आपका है ना फ्लोएम होता है। तो जाइलम, फ्लोएम, ये कैम्बियम नाम की संरचना ये यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये पादप के किस भाग की संरचना है? तने की संरचना है। तो तने की संरचना में बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे दी है कि तने की संरचना में सबसे बाहरी लेयर कौन सी है। तो ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन। तने की संरचना में सबसे बाहर एंडोडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, ये क्रम पूछा गया है ना। उसके बाद कॉर्टेक्स नाम की स्ट्रक्चर आती है। कॉर्टेक्स के बाद आपका आता है सबसे बाहर एपिडर्मिस है ना, एंडो नहीं, सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, उसके बाद आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल, परिरंभ जिसे कहते हैं, और पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है अंदर से बाहर की ओर। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं आपसे। 1 सेकेंड, आइए। कि मृदूतक, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है मृदु ऊतक। फिर डायग्राम से तो क्लियर करेंगे। मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, देखो अत्यंत सरल प्रकार के, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल ऊतक कौन सा है? सबसे ज्यादा तो मृदूतक है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। क्लियर? इनकी कोशिका भित्ति वही पतली और सेलुलोज की बनी है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। किया गया, इनकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। हुआ था डिस्कस। विभज्योतक में नहीं होता, यहां होता है। ये कहां पाए जाते हैं? नए तने, जड़ और पत्तियों की एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। बताया ना आपको, ऊपर ही ऊपर का जो भाग है, यानी कि तना, पत्ती और जड़ की एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स तक पाया जाता है। ये क्लियर? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के बीच में ये सारा पेरेन्काइमा। कुछ मृदूतक ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ऐसे मृदूतक को क्लोरेनकाइमा, यह क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। हरित ऊतक किस प्रकार के ऊतक होते हैं? तो हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो ऐसा मृदूतक जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं।
कुछ कुछ विशेष पादपों में जलीय पौधे जो होते हैं उनमें तैरने के लिए ये जो मृदुतक वाला भाग है इसमें कैविटी पाई जाती है और उस कैविटीज में हवा भर जाती है, इसलिए उनको वायुतक या एरेनकाइमा। तो ध्यान रखना, मृदुतक के ही दो विशेष प्रकार आप पढ़ेंगे, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। हरित ऊतक और वायु ऊतक। हरित ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए होते हैं और वायु ऊतक पानी में तैराने के लिए होते हैं। ठीक है। विशेषता, सघन कोशिका द्रव्य है, बड़ा केंद्रक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की है, पतली है और कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। कार्य। अब कार्य में सबसे पहले देखेंगे, एपिडर्मिस के रूप में सुरक्षा देता है, पादप के हरे भागों में पत्तियों में भोजन का निर्माण कर रहा है, साथ ही साथ भोजन का संचय। संचय किस किस के रूप में, ध्यान रखना, गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को संचित कौन करता है ना आपका, अरे ऊपर की सतह पे ही तो होते हैं गोंद, रेजिन, टेनिन, कहां संचित होते हैं, ऊपर की सतह पे, है ना। इनमें पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में या गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। क्लियर। इनमें पाए जाने वाले जो गैप हैं वो क्या करते हैं, है ना, वो जो है वो हवा या गैस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये देखिए, ये मृदुतक के बारे में डायग्राम दिया है। ठीक है। पतली कोशिका भित्ति है, देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पतली कोशिका भित्ति है। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक। साथ ही साथ छोटा छोटा अवकाश आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पे अवकाश है, छोटा सा यहां पे अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद है। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए, ये मृदुतक है, सॉफ्ट है। ठीक है। इसके बाद जब स्थूल कोण ऊतक की बात करेंगे तो डायग्राम स्थूल कोण ऊतक का, इनकी दीवारें थोड़ी मोटी हैं, कंपैरेटिवली दीवारें मोटी हैं और कंपैरेटिवली रसधानी बड़ी है, यानी कि मृदुतक से थोड़ी बड़ी रसधानी, मृदुतक से थोड़ी बड़ी वैक्यूल यहां पे पाई जाती है। स्थूल कोण ऊतक समझाऊंगा। देखो, इनमें स्थूल कोण ऊतक की बात करेंगे तो अंतरकोशिकीय स्थान कम है लेकिन कम है। यह ऊतक पौधा पादप के नए भागों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज के साथ पैक्टिन, ध्यान रखना, कोशिका भित्ति में ये कहां पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्णव्रंत, देखो पत्ती को जो पकड़े रखता है उसको पर्णव्रंत कहते हैं, ये वाला भाग, है ना। और पुष्पव्रंत, पुष्प को जो डंठल पकड़े रहता है, ये पुष्प है मान लो आपका, ठीक है, तो पुष्प को जो डंठल पकड़े रहता है उससे पुष्पव्रंत कहते हैं, पेडिसल। और पत्ती को जो टांगे रखता है उसे बोलते हैं पर्णव्रंत, पेटियोल। तो ध्यान रखना, एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंत में, पुष्पव्रंत में पाया जाता है। पर्णव्रंत, ये कहां बताया था, पत्ती की संरचना में बताया था कि ये जो पेटियोल है ये पत्ती को प्रकाश के, है ना, सामने खड़ा रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ध्यान रखना। तो पर्णव्रंत की सहायता से पत्ती को प्रकाश की दिशा में खड़ा रखते हैं। ये पादप को बिना टूटे लचीलापन प्रदान करते हैं और ये ऊतक जड़ों में नहीं पाए जाते, स्थूल कोण ऊतक, है ना। कार्य, पादप को यांत्रिक सहारा, और जब जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो ये भोजन का निर्माण भी कर लेते हैं। अंतर ही करवाऊंगा आपको। मृदुतक में कोशिका भित्ति पतली है, सेलुलोज की है, या सेलुलोज और पैक्टिन की है, मोटी है थोड़ी। मृदुतक में हमने बात करी थी कि भाई जो कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश है तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लियर। मृदुतक भोजन का निर्माण भी करता है, हरित लवक जब पाया जाता है तब। मृदुतक भोजन का संचय भी करता है। मृदुतक एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है। ठीक है, और ये कहां पाया जा रहा है, ये आपका एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंत और पुष्पव्रंत में पाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे, दृढ़ ऊतक। दृढ़, नाम ही दृढ़ है। इस प्रकार की कोशिकाएं, देखो मृत कोशिकाओं का बना है ये। कोशिकाएं मृत है, लंबी है, सक्रिय है और दोनों सिरों पर नुकीली कोशिकाएं हैं। डायग्राम दिखाऊं, देखो दोनों सिरों पर नुकीली कोशिकाएं हैं, है ना। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता, मृत है तो जीव द्रव्य कैसे होगा। ठीक है, इनकी भित्ति पर लिग्निन का जमाव, वहां पैक्टिन था। स्थूल कोण मृदुतक में केवल सेलुलोज था, स्थूल कोण ऊतक में पैक्टिन का जमाव था, यहां लिग्निन है। इनकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक अवकाश स्थान नहीं रहता। ठीक है, ये कहां पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल और संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, दृढ़ ऊतक पौधे के पौधों में तने के अंदर मिलेंगे, पत्तियों की शिराओं में मिलेंगे, फलों और बीजों के बीज आवरण या जो छिलके होते हैं, है ना, नारियल के बाहर का छिलका होता है, किसका बना होता है, दृढ़ ऊतक का। जिन पौधों से रेशा उत्पन्न होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में, दृढ़ ऊतक, नारियल का छिलका
नारियल की जटाएं, बीजों की गुठलियां कितनी कठोर होती हैं। तो कठोरता किसके कारण होती है भाई? वो दृढ़ ऊतक, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे पौधों के तने में भी पाया जाएगा ऊपर वाला भाग दृढ़ ऊतक, क्योंकि नाम ही दृढ़ है, मजबूत हो गया। पत्तियों की शिराएं, पत्तियों में जो अंदर देखना समझना, पत्तियों में जो जाल बिछा रहता है ना, पत्तियों में जो जाल बिछा रहता है पूरा, ये पत्तियां हैं, इसमें जो शिराओं का जाल बिछा रहता है, आप देखेंगे पत्ती को जब हम फटकारते हैं ऐसे, तो ये जाल बचता है। इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कई लोग जो होते हैं पत्ती को बीच में से काट के इस जाल में से डायग्राम बना देते हैं, किसी का भी वो टैलेंट होता है ना किसी किसी में, तो वो याद रखने की बात है। क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। कौन कहां पाया जा रहा है, मैं तुलनात्मक अध्ययन भी करवा दूंगा, ठीक है। चले आगे, चलो। दृढ़ ऊतक का कार्य यांत्रिक सहारा, सुरक्षा करेगा बिल्कुल। पौधों की बाह्य परतों में रक्षात्मक ऊतक, सामर्थ्य, दृढ़ता, लचीलापन, ये डायग्राम देख लीजिए। क्लियर? अब इन तीनों में मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस है, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक, मैं अंतर बता देता हूं। अंतर क्या है? सबसे पहला, मृदूतक में सेल वॉल में सेलुलोज होता है, यहां सेलुलोज के साथ में पैक्टिन होता है। यहां सेलुलोज तो है ही, साथ में लिग्निन का जमाव रहता है। ये मृदूतक जिंदा ऊतक है, लाइव है। स्थूल कोण ऊतक भी लाइव है। और ये दृढ़ ऊतक कैसी कोशिकाओं का? डेड। क्लियर? और डेड है तो यहां पे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मृदूतक के बारे में। हमने बात की थी कि भैया मृदूतक में जो अंतर कोशिकीय अवकाश है, वो पाया जा रहा है। यहां कम पाया जा रहा है और यहां एब्सेंट है। बोलो, यहां हमने बात की थी ये कहां पाया जा रहा है? एपिडर्मिस में पाया जा रहा है। भाई मृदूतक के बारे में क्या करी थी बात हमने? कहां पाया जा रहा है बताओ? एपिडर्मिस में पाया जा रहा है। ये जो है आपका जो स्थूल कोण ऊतक है, इसके बारे में 1 सेकंड, ठीक है। इसके बारे में जो स्थूल कोण ऊतक है उसके बारे में हमने जो लोकेशन है वो क्या पढ़ी है? देखो, लोकेशन हमने पढ़ी है कि भैया एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंथ पुष्पव्रंथ में पाया जा रहा है। और इसकी क्या लोकेशन पढ़ी है? कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में, ठीक है। तो यहां पाया, यहां क्या पढ़ा है? यहां पे हमने पढ़ा है भाई साहब, ये पाया जा रहा है एपिडर्मिस के नीचे, साथ ही साथ पर्णव्रंथ और पुष्पव्रंथ में पाया जा रहा है। यहां अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल, परिरंभ नाम की संरचना है, इसको बोलते हैं परिरंभ। साथ में जो संवहन मंडल है, संवहन मंडल के नीचे, अब संवहन मंडल आएंगे, इनके नीचे जाइलम फ्लोएम आएंगे, तो जाइलम फ्लोएम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका तुलनात्मक एक अध्ययन हमने पढ़ा है कि कौन कौन कहां कहां पाया जा रहा है और क्या बेसिक डिफरेंस है ना। बेसिक, ज्यादा बातचीत नहीं, केवल बेसिक डिफरेंस की हम लोगों ने बात करी है, जिससे कि आप चीजों को कैच कर पाए, इंपॉर्टेंट चीजें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब जाइलम फ्लोएम चुटकियों में पूरा होगा, गेट सेट गो, ठीक है। जटिल, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो बनते हैं जटिल ऊतक कहलाते हैं, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं, जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थ। अरे देखो, जाइलम को दारू बोलते हैं, जाइलम फॉर जल और खनिजों का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम है इसको बास्ट भी कहते हैं, और फ्लोएम जो है फ्लोएम फॉर फल यानी कि भोजन का परिवहन करता है। क्लियर हो गई बात? तो जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो, है ना। जाइलम की बात करें जो जल है ना, जाइलम जो होता है वो एक दिशीय परिवहन करता है, और जो फ्लोएम है उसकी बात करते हैं तो ये बहुदिशीय परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वो जड़ों से ऊपर की ओर पानी को खींचता है, तो एक तरीके से बात करेंगे पानी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ना, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन जो फ्लोएम है वो भोजन को अनेक दिशाओं में, भोजन पत्तियों में बन रहा है, पत्तियों से
नीचे लाएगा, जड़ में भी पहुंचेगा, पत्तियों में भी पहुंचेगा, डालियों में भी पहुंचेगा, फल तक भी पहुंचेगा, तो वो बहुदिशीय प्रवाह होता है। तो जाइलम जल का और फ्लोएम फल यानी कि भोजन का। जाइलम को दारू कहते हैं, दारू है ना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम पादपों में क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, संवहन ऊतक हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों का। जाइलम फॉर जल, वाटर का, मिनरल्स का, और फ्लोएम फॉर फल यानी कि भोजन का, फूड का। जाइलम का दूसरा नाम है दारू। अब कई लोग दारू सुनते ही नशे में चले जाते हैं, वो वाली दारू नहीं है। यार कई लोगों को उस वाली दारू से भी, है ना, वाटर और मिनरल्स वहां से ले लेते हैं, बट यहां कनेक्ट नहीं करेंगे। देखिए जाइलम, जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों को संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम की बात करो, जाइलम पादप के जड़, तना, पत्तियों में मिलता है, इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, चालन ऊतक कहते हैं, जल का परिवहन करता है। जाइलम में 4 भाग होते हैं, ये समझो, यहां से क्वेश्चन आ रखा है। देखो जाइलम में 4 प्रकार के भाग हैं, इनमें से ध्यान रखना है कौन डेड होता है कौन जिंदा। तो जाइलम में आपको एक चीज याद रखनी है कि जाइलम में जाइलम मृदुतक एक भाग ऐसा है जो जीवित है। जाइलम मृदुतक लाइव है, बाकी अदर डेड हैं, बाकी अन्य भाग मृत हैं। ठीक है, वाहिनिकाएं मृत, वाहिकाएं वेसल्स, वाहिनिकाओं को बोलते हैं ट्रेकिड्स, वाहिकाओं को बोलते हैं वेसल्स, मृत। जाइलम तंतु मृत, जाइलम पैरेन्काइमा जीवित। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वाहिकाएं वाहिनिकाएं हैं उनका काम तो है जल और खनिजों का परिवहन। भाई वाहिकाएं वाहिनिकाएं मैं पढ़ाता हूं, देखो डायग्राम दिखाता हूं। वाहिकाएं ये ट्रेकिड्स हैं, ये पतली हैं, और वाहिनिकाएं मोटी हैं, बस ये ध्यान रखना है। वाहिकाएं पतली है, वाहिनिकाएं मोटी हैं। इसके अलावा ये गन्ने के डंठल जैसी जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये आपका जाइलम मृदुतक है। ठीक है, तो डायग्राम देखकर पूछ सकता है। वाहिकाएं एकदम नुकीली पतली, वाहिनिका ट्रेकिड्स, और वाहिका जो होती है वो आपके क्या होती है ना, वो आपके, इनको स्क्लेरिड्स भी बोलते हैं, ये जो होती हैं आपके थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है, और ये जो आपके होती हैं वो क्या होती हैं बताओ, इनको वेसल्स भी बोलते हैं, और ये जो है जाइलम मृदुतक हैं। ठीक है, तो इनमें से ये ध्यान रखना है जो आपके वाहिनिकाएं हैं और जो वाहिकाएं हैं वो दोनों परिवहन करती हैं। जाइलम तंतु ये सहारा देता है, और जाइलम मृदुतक ये भोजन का संग्रहण करता है। ध्यान रखना, ये वर्क ऑर्डर पूछा जा चुका है। जाइलम मृदुतक का काम भोजन का संग्रहण है, जाइलम तंतु का काम सहारा है, वाहिकाओं वाहिनिकाओं का काम क्या है, भोजन का ट्रांसपोर्ट है, पानी का मिनरल्स का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्लोएम। जाइलम की भांति फ्लोएम भी जड़, तना, पत्ती तीनों में मिलता है, भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। संचयक ऊतक है, यांत्रिक संचयन प्रदान करता है ना। फ्लोएम में 4 प्रकार के भाग होते हैं, चालनी नलिका, टीब ट्यूब, है ना, सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। यहां काम रखने वाली बात क्या है, चालनी नलिकाएं जीवित हैं, इनमें केंद्रक होता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो तो कोशिका वाले टॉपिक में मैंने कोशिका सिद्धांत का अपवाद बताया था। इनको एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पढ़ाया था कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप याद रखना, चालनी नलिकाएं जीवित हैं, न्यूक्लियस नहीं है। इनके न्यूक्लियस का काम ये सहचर कोशिका या सह कोशिकाओं का केंद्रक करता है, इनमें केंद्रक होता है। क्लियर। सहचर कोशिका ध्यान रखना केवल एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में मिलती है। ये सहचर कोशिका केवल आवृत बीजियों के फ्लोएम में मिलती है, बाकियों में नहीं मिलती। ध्यान रखना, केवल आवृत बीजियों के फ्लोएम में मिलती है। क्लियर। जीवित है इसलिए जीवद्रव्य होगा, केंद्रक भी होगा। फ्लोएम तंतु की बात करें तो डेड और फ्लोएम मृदुतक जीवित। अब अंतर समझो, जाइलम मृदुतक को छोड़ के जाइलम में सारे भाग डेड थे। जाइलम मृदुतक को छोड़कर जाइलम के सारे भाग डेड थे, और फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक को छोड़कर सारे भाग मृत है। उल्टा 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 उल्टा। ठीक है, वापस समझो। जाइलम में जाइलम मृदुतक को छोड़ के, जाइलम मृदुतक जिंदा था, लाइव था, सजीव था। जाइलम मृदुतक को छोड़ के बाकी सारे भाग डेड हैं। और फ्लोएम में फ्लोएम तंतु को छोड़ के सारे भाग जीवित हैं। यानी फ्लोएम फाइबर लाइव है, बाकी जो अन्य हैं वो डेड हैं। अंतर समझे क्या? एक जगह लिख लेना कि जाइलम में देखो मृदुतक तो जीवित है ही, दोनों में है,
तो मृदुतक तो जीवित है दोनों में। तो जाइलम के अंदर ये ध्यान रखना है, जाइलम में जो जाइलम मृदुतक है वो आपका कैसा है, वो आपका जीवित है, बाकी सारे भाग डेड है। और फ्लोएम में फ्लोएम तंतु जो है वो डेड है, फ्लोएम तंतु जाइलम तंतु दोनों ही डेड होते हैं। लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि एक जगह जो मृदुतक है उसको छोड़ के बाकी के सारे जो है वो क्या है, आपके डेड है। और यहां पे यहां फ्लोएम तंतु डेड है, उसको छोड़ के बाकी के सारे लाइव हैं। क्लियर? यानी जाइलम तंतु फ्लोएम तंतु तो आप याद कर लो, जाइलम तंतु दोनों जगह डेड है और जाइलम तंतु फ्लोएम तंतु दोनों डेड है, जाइलम मृदुतक फ्लोएम मृदुतक दोनों लाइव हैं। अब बात आती है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं जो जाइलम में होती हैं वो डेड होती हैं, और फ्लोएम में चालनी नलिका और सहचर कोशिका, सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होती हैं, वो दोनों की दोनों क्या होती है, लाइव होती है। ये डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, गलत कहां लिखा है? अच्छा, उल्टा लिख दिया, ये इसको लपेट देता हूं, आगे लो। इसी तरह फ्लोएम की स्ट्रक्चर देखो, फ्लोएम की स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे छलनी के जैसे भाग हैं, ये आपके चालनी नलिका है। चालनी नलिका के जस्ट बगल में देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये चालनी नलिका वाला भाग है, इसमें केंद्रक नहीं है, दिख रहा है। इसके जस्ट बगल में सहचर कोशिका है, वहां का केंद्रक कंट्रोल करता है, तो ये सहचर कोशिका, इसके बगल में क्या हो गया, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, अब मैं आपको, ये डायग्राम तो है ही, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो जाइलम और फ्लोएम, देखो जाइलम में ध्यान रखना है, जाइलम में जाइलम तंतु इधर और ये फ्लोएम तंतु, जाइलम तंतु फ्लोएम तंतु है ना, ये दोनों डेड हैं, दोनों ही डेड है। इसी तरह यहां बात करेंगे जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक और फ्लोएम मृदुतक, जाइलम मृदुतक फ्लोएम मृदुतक, ये दोनों लाइव हैं, दोनों ही लाइव हैं। यहां ध्यान रखना है वाहिका वाहिनिका, ये दोनों डेड हैं। और यहां चालनी नलिका सहचर कोशिका, चालनी नलिका सहचर कोशिका, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब, चालनी नलिका सहचर कोशिका, ये दोनों जो है वो लाइव हैं। फील द डिफरेंस, समझ में आ गया अंतर? अब यार इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा बॉस, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, फिर कह रहा हूं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्लांट्स में, हमने टिश्यूज को लेकर बात की। टिश्यूज के बारे में बात तो पहले ही कर चुके थे। ऊतक क्या होते हैं साहब, ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है। और ऐसी कोशिकाएं जो ओरिजिन, ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति, ओरिजिन और फंक्शन, जो उत्पत्ति, फंक्शन और स्ट्रक्चर वाइज सेम हो, तो उत्पत्ति है ना, क्रियाकलाप और संरचना की दृष्टि से कैसी हो, तो समान हो, जिनका ओरिजिन सेम तरह का हो, जिनकी फंक्शनिंग सेम तरह की हो, जिनकी स्ट्रक्चर सेम तरह की हो, ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम टिश्यू कहते हैं, उसे हम तक कहते हैं। प्लीज कमेंट्स को रिपीट नहीं करें और मजेदार तरीके से पढ़ें। दोस्तों जंतुओं में जब हम टिश्यूज की बात करेंगे तो एनिमल्स में टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। अगर हम बात करें उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला का मतलब होता है ऊपरी कला, ऊपरी कला का मतलब है ऊपरी झिल्ली। तो देखा जाए तो हमारी त्वचा भी उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। अंगों की दीवारें, अंगों के ऊपर का आवरण कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। ठीक है, तो कुछ टिश्यूज को तो आप बहुत बेसिकली याद कर लेंगे, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो है तंत्रिका ऊतक, नर्व्स बनाता है, न्यूरॉन्स बनाता है। हमारी जो न्यूरॉन्स का निर्माण है वो तंत्रिका ऊतक करता है, नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है। पेशी ऊतक आपकी मांसपेशियां बनाता है। पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पेशी ऊतक की बात करें 3 प्रकार के हैं। ठीक है, रेखित, अरेखित और आपके स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और आपके क्या कार्डिक मसल्स है ना, स्केलेटल, नॉन स्केलेटल, कार्डिक मसल, कंकालीय पेशियां, एकंकालीय पेशियां और आपके
हार्दिक पेशियां, हृदयी पेशियां, ठीक है। और चौथा जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज का, संयोजी ऊतक का, ठीक है। 4 प्रकार हैं इनमें से। तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक को आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करता है वो आपको पढ़ने के हिसाब से, एग्जाम्पल्स को याद करने के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा वो एपिथेलियल टिश्यू करेगा। तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीजों से मैं बात को शुरू कर रहा हूं कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप के, है ना। मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्लियर। इसके बाद बात करें कि भाई 4 प्रकार के कौन कौन से, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है इंग्लिश में, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू कहलाता है, उसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, और साथ में आपका हो गया कौन सा, साथ में आपका हो गया पेशी ऊतक मस्कुलर, ठीक है। चलिए, लवकुश मीणा, मेरा पेपर 23 को हो गया, आग लगा दी मैंने, बहुत बढ़िया, आग ही लगा दी ठोक के। 35 सही है सर, 2018 से जुड़ा हुआ हूं, बहुत बढ़िया। देहाती लड़का, बहुत बढ़िया। आकाश मौर्य, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, ठीक है। सेशन को शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर हमारी मेहनत आपको सार्थक लग रही हो तो आप सेशन को शेयर करके परिवार को बढ़ाने का कार्य जरूर करें। पहले उपकला ऊतक, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा। जब टॉपिक खत्म होगा तो उपकला ऊतक के सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे, संयोजी ऊतक के सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी और साथ में कंप्लीट जो बेसिक नॉलेज है टिश्यूज के बारे में, सारा यहां पे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, उपकला ऊतक, एक बार के लिए डेटा उठा लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखना, याद मैं करवाऊंगा, सबकी ट्रिक डिजाइन करी हुई है। देखिए, उपकला ऊतक, पहले पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं क्या कह रहा है। उपकला ऊतक जंतुओं के शरीर को ढकने वाले और सुरक्षा देने वाले ऊतक उपकला ऊतक कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो हमारी त्वचा, हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होगी। तो एनिमल्स में बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले, बॉडी को बाहर से ढकने वाले जो टिश्यूज है, अंगों को बाहर से ढकने वाले, अंगों को प्रोटेक्ट करने वाले जो टिश्यूज है वो कौन होंगे, एपिथेलियल होंगे, ठीक है। ये शरीर के अंदर के अंगों को और उनके बीच की कैविटी को भी ढकते हैं, बॉडी को बाहर से भी ढकते हैं, सुरक्षा भी देते हैं, शरीर के अंगों के, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको भी ढकने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये विभिन्न शारीरिक तंत्रों को, ये भी बहुत अच्छी बात है, देखो अलग अलग तंत्रों को, हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम हैं, क्लियर, उनको एक दूसरे से छांटने का काम, उनके बीच में दीवार बनने का काम भी यही करते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, अब आप ऐसे समझिए, श्वास नली है, उसी के बगल में भोजन नली जा रही है, अब दोनों अलग है ना, इस टिश्यू से अलग है, वो एपिथेलियल टिश्यू से अलग है। यहीं से भोजन की नली का गुजर रही है, भोजन की नली, ठीक है। यहीं पे आपका आमाशय, स्टमक, यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन, बोलो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है। यहीं पे हमारे लंग्स हैं, यहीं पे हमारा हार्ट है। तो हार्ट आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का। लंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो इनको भी एक दूसरे से अलग कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो काम समझना, उपकला, बाहरी आवरण, बॉडी का बाहरी आवरण, बॉडी की सुरक्षा का काम इसका होगा। अंगों के अंदर के अंगों को जो चारों तरफ से घेरने का कार्य है, उनकी कैविटी के अंदर कौन पाया जा रहा है, उपकला ऊतक। शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम्स को, अलग अलग तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का काम किसका है, उपकला ऊतक का। सुनना, अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, इनके वर्गीकरण से क्वेश्चंस आते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाल, ठीक है, रुधिर वाहिनी की दीवारें, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नलिकाएं आदि उपकला ऊतक की बनी होती है। इस लाइन पे ध्यान मत देना, कोई टेंशन नहीं है, सब कराएंगे, क्लियर। तो क्या करना है, त्वचा हो गया, मुंह हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारें, हमारी आर्टरी, वेन, धमनी, शिराएं, उनकी दीवारें, वृक्क नलिकाएं, रीनल ट्यूब्स। अरे किडनी में आपने पढ़ी नहीं, पीसीटी, डीसीटी, हेनले का लूप पढ़े हैं ना, वो क्या है, वो रीनल ट्यूब्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फेफड़ों की कूपिकाएं, सब में कौन सा टिश्यू है, उपकला। अब उपकला ऊतक के वर्गीकरण पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, सब समझ में आएगा। इन ऊतकों की कोशिकाएं, इन टिश्यूज की जो सेल्स हैं वे एक दूसरे के साथ सटी हुई होती हैं, यानी कि इनके बीच अवकाश बहुत कम होता है। यानी उपकला ऊतक के कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस, क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, ये याद रखना, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। शरीर में
पदार्थों के प्रवेश करने व निकलने में उपकला कोशिकाओं की, देखो जैसे हमारी त्वचा मान लो उपकला ऊतकों की बनी है, या किसी भी अंग के चारों तरफ उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो भैया हमारी बॉडी में मिनरल्स का, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लगातार ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है कि जो झिल्ली है ना, वो परमेबल हो। परमेबल का मतलब आर पार जाने की कैपेसिटी हो, यानी पदार्थों के आवागमन के लिए जो हमारा उपकला ऊतक है उसमें परमेबिलिटी पाई जाती है, पारगम्यता पाई जाती है, जिसके कारण ये पदार्थों के आवागमन को, एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस का भी रोल निभाता है। ठीक है, अब सुनना, अब इनको मैं एग्जांपल से याद कराऊंगा, फिलहाल समझिए। पहले कह रहा है कि रुधिर वाहिनियां रक्त वाहिनी या वायु कूपिका में चपटी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें सरल शल्की उपकला कहते हैं। देखना, रुधिर वाहिनी और हमारे फेफड़ों की जो एल्वोलाई है, इसमें है ना चपटी एपिथेलियल सेल पाई जाती है, इन्हें सरल शल्की उपकला, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। बाद में सबकी ट्रिक लेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे। सिंपल स्क्वैमस, सरल शल्की, शल्क के जैसी और सरल। आहार नाल और मुंह की भीतरी दीवार और त्वचा, आहार नाल हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मुंह की दीवार और त्वचा आदि में कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, इसलिए इनका नाम है स्तरित उपकला, इसलिए इनका नाम है स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। तो देखना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सरल शल्की उपकला, ये कहां कहां पाई जाती है बोलो? ये आपके पाई जाती है रुधिर वाहिनी, बाकी ट्रिक सबकी बनाई हुई है, चिंता नहीं करें। रुधिर वाहिनी प्लस ब्लड वेसल्स प्लस वायु कूपिका, चपटी कोशिकाएं हैं, चपटी है ना, चपटी कोशिकाएं हैं। उसके बाद स्तरित का मतलब है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड स्तरित का मतलब है स्तर पाए जा रहे हैं, यानी कुछ उपकलाओं में क्या पाए जा रहे हैं? स्तर पाए जा रहे हैं, तो इन्हें स्ट्रिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारी आहार नाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारे मुंह की दीवार, हमारे मुंह की दीवार, और साथ में क्या? साथ में त्वचा। इनके अंदर उपकला ऊतक में अनेक स्तर हैं। हमारी त्वचा में अनेक स्तर देखे आपने, एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, अनेक स्तर हैं। तो आपको याद रखना है, बाकी डायग्राम्स हैं सबके हमारे पास, और साथ में हमारे पास ट्रिक्स भी हैं। तो सरल शल्की उपकला, इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, वो हमारे कहां कहां होती है? रुधिर वाहिनी और वायु कूपिका में होती हैं। स्तर वाली उपकला कोशिकाएं, जिनमें बहुत सारे स्तर हैं कोशिकाओं के, वो हमारे आहार नाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी त्वचा और हमारे मुंह के आवरण में पाई जाती है, इन्हें स्तरित उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है, आंत के भीतरी भाग में, हमारी आंतें जो हैं उनके भीतरी भाग में स्तंभाकार उपकला है, कॉलम के जैसी आकृति, इनकी कोशिकाओं की सतह। अब हमारे आंत में क्या पाए जाते हैं पता है आपको? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर, जो अवशोषण में मदद करते हैं। तो इनकी कोशिकाओं में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, आंतों में, जो अवशोषण का कार्य और सीक्रेशन का कार्य करते हैं। एब्जॉर्प्शन विद सीक्रेशन, तो अवशोषण भी करते हैं और पदार्थों के त्यागने का कार्य भी, श्रावण का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा श्वास नली और अंडवाहिनी। अब देखना, श्वास नली में ट्रेकिया, विंड पाइप, बताओ वायु को नीचे धकेलता है, साथ ही साथ हमारी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। तो यहां पर जो उपकला ऊतक है उसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो आगे धकेलते हैं चीजों को। तो श्वास नली में हवा को आगे धकेलना है और अंडवाहिनी में अंडाणु को या भ्रूण को आगे धकेलना है। तो यहां पर जो है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं, या इनको कहते हैं रोमिल स्तंभाकार उपकला। स्तंभ के जैसी, कॉलम के जैसी कोशिकाएं हैं, बट उनमें रोम पाए जा रहे हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सिलिएटेड कॉलमनर। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। देखो, चपटी कोशिकाएं वो कहलाती हैं सरल शल्की उपकला ऊतक। कहां पाई जा रही हैं? हमारी रुधिर वाहिनी में, साथ ही साथ हमारे वायु कूपिकाओं में। उसके बाद स्तर वाली स्तरित शल्की उपकला, जिनमें स्तर पाए जा रहे हैं, वो कहां कहां पाई जा रही? हमारी त्वचा में, हमारी आहार नाल में और हमारे मुंह की दीवार में। इसके बाद आपसे पूछा गया आंत के भीतरी भाग में
कोलम के जैसी कोशिकाएं हैं जिनमें छोटे छोटे अंकुर हैं। इसके अलावा स्तंभाकार हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, स्तंभाकार में ही श्वास नली और अंडवाहिनी में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम है रोमिल स्तंभाकार। इसके बाद वृक्कनलिका, किडनी की नलिका, लार ग्रंथि और पसीना ग्रंथि, इनकी जो दीवार है वो घन के आकार की उपकला ऊतक से बनी होती है, घन आकार की। लार ग्रंथियों में ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पाई जाती है। लार ग्रंथियों में स्पेशली ग्रंथि के आकार में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो ग्लैंडुलर। अब देखो उपकला ऊतक की अगर मैं बात करूं तो आकृति के आधार पर सरल उपकला, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। बोलो ठीक है, 4 प्रकार की। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से। सरल चपटी जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती है सरल शल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, हमारी रुधिर वाहिनी और हमारे वायुकुपिका, ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई में पाई जाती है। उसके बाद स्तर वाली जो शल्की कोशिकाएं हैं, स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, वो कहां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे आहार नाल, हमारे मुंह की भीतर की दीवार और साथ में स्किन के अंदर, त्वचा में, ठीक है। उसके बाद बात करी कि साहब कॉलम के जैसी कोशिकाएं आंत के भीतरी भाग में पाई जाती हैं जिनमें छोटे छोटे अंकुर हैं, माइक्रोवेलाइज हैं, अवशोषण और सीक्रेशन के लिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भाई रोम के जैसी कॉलमनर कोशिकाएं, स्तंभ जैसी कोशिकाएं हैं बट उनमें रोम है, वो कहां है? हमारे फैलोपियन ट्यूब। कहां कहां पर? ट्रेकिया विद फैलोपियन ट्यूब। कहां कहां पर ये कनेक्ट करेंगे? ट्रेकिया, श्वास नली को बोलते हैं ट्रेकिया, और फैलोपियन ट्यूब, है ना, यहां पर रोम है तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। ट्रिक भी आ रही है आगे। हमारी किडनी की नलिकाएं, रीनल ट्यूब्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स की जो दीवार है वो घनाकार क्यूबिकल एपिथेलियम की बनी होती है, और लार ग्रंथियों में ग्रंथियां हैं तो ग्रंथिल एपिथेलियम। अब सुनना, देखो ट्रिक पे बाद में जाऊंगा, पहले डायग्राम देखो। देखो सिंपल स्क्वेमस, सरल सल्की, देखो ज्यादा हाइट नहीं, सल्क के जैसी एकदम चपटी कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं, फ्लैट। चपटी का मतलब होता है फ्लैट है एकदम, ठीक है साहब। देखो क्यूबॉइड है ना, अगर हम बात करें, अच्छा इसमें देखना कोशिकाओं के स्तर हैं बहुत सारे, इसमें तो एक एक कोशिका देख रहे हो, इसमें स्तर हैं, स्तर हैं तो इसको बोल देंगे स्तरित उपकला। डायग्राम आ चुका है कई बार, स्ट्रिएटेड, स्तरित उपकला। इसमें बोलो सिंपल कॉलमनर, कॉलमनम का मतलब है स्तंभाकार, स्तंभ के आकार की, और इसमें घन के आकार की तो घनाकार। मैं एग्जाम्पल यहां भी लिख देता हूं वापस से। बोलो चपटी कहां कहां पर? चपटी बोलो रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल, दोबारा जितनी बार याद करेंगे, ब्लड वेसल प्लस आपके वायुकुपिका, एल्वोलाई में चपटी कोशिकाएं, तो सरल शल्की उपकला, सरल शल्की उपकला, ठीक है। स्तरित उपकला कहां पर है? बोलो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, मुंह की दीवार, ठीक है, वक्कल कैविटी अंदर, साथ में स्किन, त्वचा में स्तरित उपकला पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। स्तंभाकार बोलो क्या बताया है आपको? स्तंभाकार में मैंने आपको बोला है कि हमारे तो 1 सेकंड, हमारे यार आंत की दीवारें, आंत की दीवारें इसकी बनी होती हैं, है ना। और स्तंभाकार में मैंने आपको बोला है रोमिल स्तंभाकार कहां है? रोमिल, रोमिल स्तंभाकार, सिलिएटेड कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स कहां हैं? तो ये कहां पर बताई थी? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब प्लस श्वास नली को कहते हैं, है ना, ट्रेकिया, ठीक है। इसके बाद घनाकार, घनाकार में मैंने आपको बोला है कहां कहां पर है? घनाकार है वृक्कनलिका, रीनल ट्यूब्स, साथ में कहां पर है? वृक्कनलिका में घनाकार है। वृक्कनलिका के अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल थे यार? ट्रिक भी है इनकी, वृक्कनलिका, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। लार व पसीना ग्रंथि, इनमें कैसी है? घनाकार। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इससे बाहर आने के चांसेस नहीं है। क्लियर? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बार बताएं। आज मैं 40 में से 40 अटेम्प्ट किया हूं, पर एक क्वेश्चन पे डाउट है। आवेश, क्यू आवेश का मात्रक क्या है? कह रहा है बल आघूर्ण है, ए ऑप्शन बल आघूर्ण, दूसरा कह रहा है आघूर्ण, तीसरा कह रहा है जड़त्व आघूर्ण, चौथा कह रहा है संवेग है। भाई बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, संवेग, ये कहां से आ गया आवेश में यार?
है भाई। चार्ज के फॉर्मूले में ये कहां से आ गया? ये थोड़ा सा मेरे लिए इलॉजिकल है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। 2019 से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया सना सिंह, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करें और पढ़ें। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था और मैं चाहता हूं कम से कम 50-100 बच्चे तो देखते ही रहे यार, तो मजा आया आदमी को ठंड में क्लास लेने का। नहीं, अब चलो सीधा ट्रिक्स पे। देखो दोस्तों, सरल सल की उपकला, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एक ट्रिक याद कर लेना। और कुछ चीजें भी मेन ट्रिक में है ना, तो चीजें तो ऐड हुई हैं। एक ट्रिक याद कर लेना, बालवीर। क्या याद करोगे? सरल शल की उपकला, बालवीर। अब बालवीर में देखो है ना, कुछ चीजें और ऐड कर लेना। वोमन कैप्सूल, बी से क्या बनेगा? वोमन कैप्सूल, वोमन संपुट, वोमन कैप्सूल है ना। इसके बाद बी ए, वोमन कैप्सूल हो गया। ठीक है, ए से आपका हो गया एल्वोलाई, वायुकुपिका है ना, ये इसको यहां लिख देना है, वायुकुपिका। एल से बन गया लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। वी से दोस्तों ब्लड वेसल्स है ना, रुधिर कणिका, सॉरी रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। क्लियर, वायुकुपिका हो ही गई। और दोस्तों ई जो आया है उससे ईसोफेगल, भोजन की नली, ग्रासनाल। ये थोड़ा और डिटेल में चले जाइए। बालवीर याद करना, बालवीर है ना। बी फॉर बोमन कैप्सूल, ए फॉर एल्वोलाई। एल्वोलाई, अब थोड़ा सा इंग्लिश के साथ यार, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रिक कहां से बनाऊं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान दो। सबसे पहले बात कर रहा हूं, ठीक है, वोमन्स कैप्सूल। तो वोमन कैप्सूल की बात कर रहे हैं, वोमन संपुट। ए फॉर एल्वोलाई, वायुकुपिका। एल फॉर लूप ऑफ हेनले। बी फॉर वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। और ई फॉर लास्ट में बन जाएगा ईसोफेगस है ना, ग्रास नली, बालवीर याद हो जाएगा। स्तरित, स्ट्रिएटेड है ना, स्तरित वाले को याद करना हो तो इसकी जो ट्रिक याद करेंगे, स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित, स्तरित शल की उपकला। इसको याद करना हो तो आप एक ट्रिक पढ़ेंगे, स्मॉल स्त्री। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल स्त्री। एस फॉर स्मॉल स्त्री में देखना, एस फॉर स्किन, एम फॉर माउथ, ए फॉर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल है ना, ए एल है ना, ए एल एलिमेंट्री कैनाल। और स्त्री का मतलब है स्ट्रिएटेड, तो याद करेंगे स्मॉल स्त्री है ना, स्मॉल स्त्री। एस फॉर स्किन, एम फॉर माउथ, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ऑल, स्ट्रिएटेड। स्तंभाकार की ट्रिक याद करेंगे, सर। स्तंभाकार की ट्रिक याद करेंगे है ना, सर। क्लियर, सर। एस फॉर स्टमक, आई फॉर इंटेस्टाइन और आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है श्वसन पथ। अब श्वसन पथ में कौन आ गया भाई? ट्रेकिया आ गया है ना, ये पढ़ाई है। और हमने स्टमक में पढ़ा आमाशय और हमने पढ़ा है आंत, याद करो आंत की दीवारें। क्लियर, एस फॉर स्टमक, आई फॉर इंटेस्टाइन, आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें घनाकार क्यूबॉइड, क्यूबिकल या क्यूबॉइड, घन के आकार की। यहां एक ट्रिक याद करेंगे, रोट्स, ROTS। आर का मतलब है रीनल ट्यूब, रीनल ट्यूब का मतलब है वृक्कनली का। ओ का मतलब है दोस्तों अंडाशय, अंडाशय। टेस्टिस का मतलब हो गया वृषण। ठीक है, और एस का मतलब है स्वेट एंड सलाइव ग्लैंड, पसीना और लार ग्रंथियां, पसीना व लार ग्रंथियां। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है मैंने। हिंदी में भी मैं एग्जाम्पल आपको याद करवा चुका था, इंग्लिश में भी करवा चुका हूं। अच्छा, इंपल्स की बात कर रहे हो तो संवेग। अरे भाई, आवेग और संवेग की डायमेंशन और मात्रक समान ही होता है। आवेग और संवेग, इंपल्स और मोमेंटम। अरे संवेग में होने वाला परिवर्तन ही तो आवेग कहलाता है। ये तो क्लास में बहुत बार बताया है और मैंने एमसीक्यू सेशन में क्लास में क्वेश्चन भी करवाया इसका, किस किस की यूनिट समान है। तो वहां पे भी बताया गया है आपको कि इंपल्स और मोमेंटम की यूनिट सेम होती हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, ओके। हाँ भाई, चलिएगा, यहां तक की बात ठीक है कि नहीं है बोलिएगा। चलो भैया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जो भी बच्चे आज एनिमल टिश्यू पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे मुझसे,
मुझे बताओ इन ट्रिक्स के बाद क्या लगा? सरल शल की उपकला, तो आप याद करेंगे बालवीर। क्या याद करेंगे? बालवीर। बी फॉर वुमेन वुमेन संपुट। अब हिंदी में ट्रिक चाहिए। अरे यार, अब इतनी ट्रिक कहां से बनाऊं मेरे दादाओं में? हिंदी में देखो, वोमन कैप्सूल, बी फॉर वोमन संपुट, हिंदी में भी यही है। वायु कुपिका को एल्वोलाई कहते हैं, याद करना ही पड़ेगा, एल्वोलाई। ठीक है, इसके बाद एल फॉर लूप, हेनले का लूप, है ना। बी फॉर वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, वाहिनी याद कर लो, रुधिर वाहिनी याद कर लो, है ना। ई फॉर ईसोफेगस, ईसोफेगस तो भोजन की नली है, ईसोफेगस ही याद करोगे। ग्रास नाल, ग्रसिका, भोजन की नली पढ़ने से अच्छा ईसोफेगस पढ़ो, है ना। स्ट्रिएटेड उपकला ऊतक, सरल स्तर, तो यहां पढ़े स्मॉल स्त्री। एस फॉर स्किन, एम फॉर माउथ, ऑल फॉर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नाल। 2 बार लिख लोगे, छप जाएगा दिमाग में, है ना। अब इंग्लिश हिंदी के चक्कर में तो फिर जीवन भर लटके ही रहो यार, है ना। क्या कर सकते हैं? ठीक है, और क्या कुछ और दे देगा? स्तंभाकार सर, स्टमक पेट को बोलते हैं, आमाशय को। इंटेस्टाइन आंत को बोलते हैं। आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन पथ, है ना। इसी तरह घनाकार में याद करेंगे रॉड्स। आर फॉर रीनल ट्यूब्स, वृक्कनलिका। ओ फॉर ओवरी, टी फॉर टेस्टिस, और एस फॉर स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। पसीना ग्रंथियां, और साथ ही साथ में आपके कौन सी ग्रंथियां? जो है लार ग्रंथियां। क्लियर? पूरी एनसी। फिर हिंदी पढ़नी है तो ये लिख रखे मैंने, हिंदी पढ़ रखी है तो ये लिख रखे सारे के सारे। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो यही हैं, है ना। शल की उपकला ऊतक, रुधिर वाहिनी वायु कुपिका में पाई जा रही है। स्तरित उपकला ऊतक आहार नाल, मुंह की दीवार और त्वचा में पाई जा रही है। ठीक है, आपके जो घनाकार उपकला ऊतक हैं वो आपके लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और वृक्कीय नलिकाओं में है। स्तंभाकार आंत की दीवारों में है, साथ ही साथ उसमें रोम पाए जाते हैं। रोम कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है, रोम पाए जाते हैं आपके, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया के अंदर। ये आपके इस तरह जो है आपके उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है। लैंग्वेज थोड़ी सिंपल करवाओ भैया, लैंग्वेज किससे कितनी सिंपल करें मुझे बताओ। अब जो सल की उपकला ऊतक है वो तो नाम ही यही है ना भाई, उसको सिंपल करने का तो तरीका ही नहीं है। देखो समझना मेरी बात, सरल शल की उपकला ऊतक ये नाम है। अब इसको सिंपल दुनिया का कोई मास्टर नहीं कर सकता। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्तरित शल की उपकला ऊतक, स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम नाम है। स्तंभाकार उपकला ऊतक, कॉलमनर एपिथेलियम नाम है। घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबॉइड एपिथेलियम नाम है। ये अब नाम है, बॉडी के अंग है वो तो पढ़ने पड़ेंगे। वृक्कनलिका, रीनल ट्यूब्स। अब हिंदी में पेपर प्रॉब्लम यही है कि पेपर में किडनी की नलियां नहीं आएगा। मैं कह दूंगा किडनी की नलियां, वृक्कनलिकाओं को, लेकिन पेपर में आएगा वृक्कीय नलिका, क्योंकि पेपर आपका उठा रहा है सीधा एनसीईआरटी से डेटा। एग्जामिनर कहां से उठा रहा है? सीधा एनसीईआरटी से। और जब एग्जामिनर सीधा एनसीईआरटी से उठा रहा है तो फिर आपको एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को टैग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो कर पाएंगे। ओके, बाकी ट्रिक ये किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी, मैं आपको ट्रिक पढ़ा के जा रहा हूं, बिंदास पढ़िएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी समराइज इन ट्रिक्स में। अब देखिए, ओके, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू भी एनसीईआरटी ने छोटा दिया हुआ है, हम थोड़ा बड़ा लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू देखो, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। याद रखना, जो कनेक्टिव टिश्यू है इनमें मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स मतलब एक इनकी कोशिकाएं किसी न किसी मीडियम में धसी हुई होती हैं। अब वो मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इस आधार पर संयोजी ऊतक, लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी पढ़ते हैं, और ठोस संयोजी ऊतक भी पढ़ते हैं। मैट्रिक्स को भी अब अगर आप हिंदी में पढ़ें तो मैट्रिक्स को एनसीईआरटी ने वर्ड दिया अधात्री। क्या दिया है? ध्यान रखना, अधात्री। तो कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स आपस में कम कनेक्ट होती हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स में बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो होता है जेली के जैसा लिक्विड भी हो सकता है, इसके अलावा डेंस और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका मैट्रिक्स क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में जो कोशिकाएं आप पढ़ रहे हैं, ब्लड में आप पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर, लिक्विड मैट्रिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? बोलो, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तैरते रहते हैं। तो ब्लड में हम कह रहे हैं कि ब्लड का जो आपका जो ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड का मतलब है तरल संयोजी ऊतक है। क्यों?
क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है। ठीक है, प्लाज्मा में ब्लड वेसल्स, रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन, खनिज और हार्मोन पाए जाते हैं। ब्लड गैसों, भोज्य पदार्थों, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि ब्लड गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड फूड सब्सटेंसेस, भोज्य पदार्थों को परिवहन करता है, हार्मोनों का परिवहन करता है, साथ ही साथ उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, जो भी आप यूरिया त्यागोगे, मलमूत्र के साथ जो पदार्थ त्यागोगे, वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों, ब्लड में जो कणिकाएं हैं, अब इन कणिकाओं को डायग्राम से भी दे चुके हैं कई बार, तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि भैया सबसे बड़ा आकार किसका, आप तो ये दो पकड़ लेना, आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़ा आकार, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आकार किसका है? मोनोसाइट का है। और सबसे छोटा आकार जो है वो बेसोफिल का है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आपको पहचानने का तरीका ही यही है कि जो आपका है ना, बेसोफिल का नाम बेसोफिल क्यों है? क्योंकि ये क्षार के द्वारा स्टेन की जाती हैं, क्षारक रंजी, है ना, ये बेसिस के द्वारा स्टेन होती हैं, है ना, मतलब जब डाई डाली जाती है इनके अंदर तो क्षारीय डाई के द्वारा स्टेन की जाती है, अभिरंजित की जाती है। प्लेटलेट देखो, छोटे छोटे अणुओं के रूप में प्लेटलेट साइड में दिए हुए हैं, है ना, ये प्लेटलेट हैं आपके। क्लियर? तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड आपके व्हाइट ब्लड है यार, क्या बोलते हैं, WBC, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, क्लियर? जो ल्यूकोसाइट है ना, ये वाले। क्लियर? डन हुई बात यहां तक? क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको कि सबसे बड़ी जो होती है वो मोनोसाइट होती है, सबसे छोटी जो होती है वो बेसोफिल होती है WBC के अंदर, है ना। प्लेटलेट आपने डायग्राम में देखा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों, हड्डियां जो होती हैं ठोस संयोजी ऊतक है, ब्लड तो तरल संयोजी ऊतक है, हड्डियां क्या है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अस्थियां मांसपेशियों को सहारा देती हैं, मसल्स को सहारा देती हैं और अंगों की सुरक्षा करती हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। और हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, ये हड्डियों की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी दी है। हड्डियों के बीच में एक विशेष प्रकार की नलिका होती है जिसका नाम ध्यान रखना, हड्डियों के बीच में हैवर्सियन कैनाल पाया जाता है। ठीक है, हैवर्सियन नलिका पाई जाती है। तो हैवर्स नलिका ध्यान रखना, हैवर्सियन नलिका कहां पाई जाती है? एनसीईआरटी ने कहा है तो हैवर्सियन नलिका हड्डियों के बीच पाई जाती है। क्लियर? चलो आगे। हड्डी को हड्डी से, बोन को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, बोन टू बोन, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना जो होती है वो लिगामेंट होती है। क्या होती है? लिगामेंट। लिगामेंट की विशेषता है कि ये फ्लेक्सिबल है, साथ में मजबूत भी हैं और इनका मैट्रिक्स जो होता है कम मैट्रिक्स होता है, इनके अंदर ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होता। बोन टू मसल, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है टेंडन। क्लियर? टेंडन मजबूत होते हैं, ठीक है, लिमिटेड लचीलापन होता है इनके अंदर और इनके अंदर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबरस रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके अंदर। एनसीईआरटी ने जो जो बातें बोली हैं हम वही पढ़ रहे हैं। तो लिगामेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, साथ में मजबूत भी हैं। ठीक है, टूटते नहीं आसानी से, साथ ही साथ इनका मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है इनके अंदर मैट्रिक्स। टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन मजबूत है, लिमिटेड लचीलापन है, साथ ही साथ इनके अंदर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, रेशेदार संयोजी ऊतक। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, बोन टू बोन जोड़ते हैं, और जो टेंडन है वो आपका जोड़ता है बोन टू मसल। अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है बच्चों? टेंडन जोड़ता है। क्लियर? चलिए आगे। उपास्थि कार्टिलेज, दोस्तों कार्टिलेज भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। उपास्थि की कोशिकाएं ज्यादा लचीली होती हैं, इनकी कोशिकाओं के मध्य स्पेस ज्यादा होता है, इनकी ठोस मैट्रिक्स, ध्यान रखना, इनकी मैट्रिक्स में प्रोटीन और शुगर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हड्डियों की मैट्रिक्स सॉलिड है, लिगामेंट टेंडन की मैट्रिक्स भी सॉलिड है। ठीक है, और आपके देखा जाए तो जो ब्लड है उसकी मैट्रिक्स लिक्विड है। यहां मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में प्रोटीन और शुगर है। क्या करती हैं ये? हड्डियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं और साथ ही साथ ये सॉफ्ट होती हैं। उपास्थि कार्टिलेज नाक में पाई जा रही हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कार्टिलेज कहां है, हड्डियों के बीच में मिलेंगी आपको। तो कार्टिलेज नाक में, कंठ में, श्वास नली में, देखो समझो।
क्लियर। इवन कान में, 1 सेकेंड, कान में भी लिखेंगे, कान में भी कार्टिलेज। देखो बताता हूं मैं आपको, ये कान में, ये हड्डियों के बीच में देखो, ये घूम रहा मुड़ रहा है ना कैसे, ये क्या है, ये कार्टिलेज है। नाक के अंदर ये जो बना हुआ है जिसको आप छेद रहे हो, अरे नाक कान छिदवाते हो ना आप, नाक में बालियां पहनते हो, कान में, वो कार्टिलेज में पहनी जाती है। कार्टिलेज के आर पार इजीली चली जाती है। हड्डी के आर पार औकात है क्या, छोटी छोटी बालियों की औकात है हड्डी के आर पार चली जाए, नहीं, वो कार्टिलेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उनको पहनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उपास्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। उपास्थि की उत्पत्ति कॉन्ड्रोसाइट सेल से होती है। ठीक है, उपास्थियों की उत्पत्ति कौन सी सेल से होती है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल से होती है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल से होती है। क्लियर हो गई बात यहां तक, चलिएगा, है ना। इसके बाद बात करें अस्थियों की उत्पत्ति, तो यहां भी बात करते हैं, अस्थियों की उत्पत्ति ओस्टियोसाइट सेल से होती है। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल से बोन्स का निर्माण होता है, जबकि उपास्थियों की जो उत्पत्ति है कार्टिलेज की, वो कौन सी किससे होती है, कॉन्ड्रियोसाइट से। सुनना, अब एनसीईआरटी ने कहा है एरियोलर ऊतक, एरियोलर, ये संयोजी ऊतक के अंदर ही एक टाइप है। एरियोलर ऊतक त्वचा व मांसपेशियों के बीच रुधिर नलिकाओं के चारों ओर नसों एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, त्वचा मांसपेशियों के बीच, स्किन और मसल्स के बीच वाली जगह में, हमारी रुधिर वाहिनियों के चारों ओर, हमारी नसों और हमारी बोन मैरो के अंदर एरियोलर टिश्यू, अंगों के बीच के खाली स्थान को भरने वाला ऊतक कौन सा है, एरियोलर। इसके अलावा एक ऊतक याद रखेंगे, एडिपोज, वसामय ऊतक। दोस्तों ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, इनके अंदर फैट स्टोर होती है। वसामय ऊतकों के अंदर कौन स्टोर होता है, वसा को स्टोर करते हैं, यानी हमारी बॉडी में फैट कहां स्टोर होती है, आप बोलेंगे एडिपोज टिश्यूज में होती है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जो है ना, हमारे लिए इंसुलेटर का कार्य भी करते हैं, यानी कि ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में भूमिका निभाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज, तो ये एनसीईआरटी का कनेक्टिव टिश्यू तक का था। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आपके सीधा आपको याद रखना है, एडिपोज टिश्यूज का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, एडिपोज का, और ये आपके एरियोलर का। एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा आपको, है ना, इसी तरह का डायग्राम देकर पूछेगा, डायग्राम देख लो। अब कुछ एडिशनल चीजों में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस संयोजी ऊतक का वर्गीकरण दो अलग अलग बेसिस पर कनेक्टिव टिश्यू का हम पढ़ेंगे। पहला, लचीले, फ्लेक्सिबल, तो एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो लचीले होते हैं। कौन कौन से, एरियोलर और एडिपोज। सघन ऊतक के रूप में लिगामेंट और टेंडन पढ़ेंगे, और स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज जो अपने कार्य के लिए विशिष्ट हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, अस्थि, उपास्थि और ब्लड, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। ये इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें वास्तविक ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक, ट्रू टिश्यूज। वास्तविक ऊतक होते हैं एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट और टेंडन। कंकाल ऊतक में बोन और कार्टिलेज आती हैं, और तरल ऊतक में आता है आपका ब्लड। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क्लियर, लिगामेंट और स्नायु, इनका मैट्रिक्स जो होता है वो डेंस होता है, तो सघन बोल दिया। लचीले, एरियोलर और एडिपोज लचीले ऊतक के रूप में, और स्पेसिफाइड जो अपने कार्य के लिए विशेष हैं, वो आपके किस में आ गए, वो आपके आ गए दोस्तों, है ना, स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक की बात ठीक। अब एक एक को पढ़ते हैं। ट्रू, एरियोलर ऊतक दोस्तों, इनमें दो प्रकार के फाइबर मिलते हैं। इनमें व्हाइट कलर के फाइबर मिलते हैं जिन्हें कहते हैं कोलेजन। इन टिश्यूज में व्हाइट कलर के फाइबर पाए जाते हैं, व्हाइट फाइबर होते हैं जिन्हें कोलेजन कहते हैं, और येलो फाइबर जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इलास्टिन। तो एरियोलर ऊतकों में दो प्रकार के तंतु मिलते हैं, व्हाइट फाइबर मिलते हैं जिन्हें कोलेजन कहते हैं, और जो आपके येलो फाइबर होते हैं उन्हें इलास्टिन कहते हैं। एरियोलर ऊतक कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, नाम से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये किस प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर तंतु बनाएगा। हिस्टोसाइट, ये ऊतक है, साइट का मतलब होता है कोशिकाएं, तो ये जीवाणु का भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं बनाता है जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं।
प्लाज्मा टिश्यूज जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये विशेष रूप से याद रखना। मास्ट कोशिकाएं, एरियोलर ऊतक में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं मास्ट, और ये मास्ट कोशिकाएं तीन केमिकल कह सकते हो, तीन प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, और अगर देखा जाए तो हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स में, एलर्जी रेस्पॉन्स में भी मदद करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को फैलाता है। हिपेरिन, हिपेरिन दोस्तों एंटी कोएगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है, बॉडी के अंदर थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन है हिपेरिन। क्लियर। और सेरोटोनिन जो है ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। तो अगर हम बात करें एरियोलर ऊतक, तो एरियोलर ऊतक में कोलेजन और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। एरियोलर ऊतक कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, मैंने कहा ही है, अंगों के बीच के खाली स्थान को भरते हैं ये, है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट ये विभिन्न प्रकार के तंतु बनाते हैं, हिस्टोसाइट ये विभिन्न प्रकार के रोगाणु का भक्षण करते हैं, ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा ये एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। मास्ट कोशिकाएं ये हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन तीन प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं। हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, साथ में एलर्जी क्रिया में आपकी मदद करता है ना। हेपेरिन जो है थक्कारोधी है, ठीक है, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, और सेरोटोनिन जो है रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है। तो इन प्रोडक्ट्स का जो निर्माण है कौन से टिश्यूज करते हैं? एरियोलर टिश्यूज। वसा में ऊतक त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद है रेशेदार ऊतक, फाइब्रस टिश्यूज। तो श्वेत रेशेदार ऊतक जो होते हैं वो टेंडन होते हैं, पीले रेशेदार ऊतक जो होते हैं वो लिगामेंट होते हैं, और जालवत ऊतक की बात करें तो प्लीहा, यकृत आदि में पाए जाते हैं। ये क्या है, ध्यान रखना कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं वास्तविक ऊतक। तो वास्तविक में एडिपोज, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन पढ़े हैं। तो एक तो पढ़ लिया एरियोलर, ठीक है, दूसरा पढ़ लिया एडिपोज, और यहां लिगामेंट और टेंडन की बात की है। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों रेशेदार ऊतक हैं। लिगामेंट में येलो कलर के फाइबर्स है, येलो कलर फाइबर है, और टेंडन में व्हाइट फाइबरस टिश्यूज हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? कंकाल ऊतक में हड्डियां, मांसपेशियां, देखो अब समझो। कंकाल ऊतक में बोन एंड कार्टिलेज हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तरल ऊतक में लिक्विड हम अलग से टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इनकी बात हम अच्छे से कर चुके हैं। तो हमने देखा जाए तो दो टिश्यूज पढ़ डाले हैं, क्लियर। अब तीसरा टिश्यू जो मैं पढ़ रहा हूं वो पढ़ रहा हूं दोस्तों मांसपेशियां, पेशी ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू। पेशी ऊतक की बात करें तो पूरा टॉपिक अस्थियों के साथ मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं कुछ चीज डिस्कस कर देता हूं। जो पेशी ऊतक है इसको बड़े ध्यान से समझना। पेशी ऊतक में हम पढ़ेंगे क्या? पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक का काम है गति और गमन। मोस्टली देखा जाए तो पेशी ऊतक का कार्य गति और गमन में मदद करना है। मसल्स, तीन टाइप के पेशी ऊतक हमने पढ़े हैं, है ना। रेखित, रेखित को रेखाएं पाई जाती है तो इन्हें खुरदरे ही कहा जाता है। इनको स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड बोला जाता है, क्लियर, क्योंकि इन पर पट्टियां पाई जाती हैं। दूसरे होते हैं अरेखित, नॉन स्ट्रिएटेड, क्लियर, और तीसरे होते हैं चिकनी पेशियां, है ना। और तीसरे हैं फिर हृदयी यानी कार्डिक मसल। तीन प्रकार की ये मसल्स हैं हमारी बॉडी, क्लियर। तीनों को डिटेल में देख लेंगे। रेखित को स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं। देखो ये जो रेखित हैं इन पर पट्टियां पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, पट्टे पाए जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इसलिए खुरदरी कहते हैं। ये जो होती हैं ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के कंट्रोल में होती हैं, हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं। इनको कंकालीय या स्केलेटल मसल कहते हैं, कंकाल तंत्र की मांसपेशियां कहते हैं। इनकी आकृति को लेकर क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, सुनना दोस्तों। बेलनाकार आकृति है, सिलेंड्रिकल आकृति है, लंबी होती हैं, अशाखित होती हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं होती। यहां से क्वेश्चन आ रखा है एज इट इज। और बहुकेंद्रकीय होती हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहां पर बात करेंगे, यहां पर पट्टियां नहीं होती हैं, पट्टियां नहीं होती है इसलिए इन्हें चिकनी कहते हैं। इन्हें अकंकालीय बोला जाता है, नॉन स्केटल।
ये अंदर के अंगों के साथ है, इसलिए इनको अंतरांगी मसल बोलते हैं, इंटरनल मसल्स बोला जाता है इनको। प्रकृति के आधार पर ये अनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, हम अपनी इच्छा से इन्हें गति नहीं करा सकते हैं, अंदर के अंगों के साथ कनेक्ट होती हैं। आकृति की बात करें, तर्कुरूपी, तर्कुरूपी का मतलब होता है दोनों तरफ से नुकीली होती हैं, तर्कुरूपी। ये भी अशाखित होती हैं, तर्कुरूपी होती हैं, अशाखित होती हैं, और एक केंद्रक होता है इनके अंदर, सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्लियर। इनकी बात करें, ये संरचना में रेखित हैं, हृदय में पाई जाती हैं, संरचना में रेखित हैं और कार्य में अनैच्छिक हैं, यानी ये दोनों का मिलता जुलता सा मिक्सचर है। संरचना में रेखित हैं, कार्य में अनवॉलंटरी हैं। क्लियर। उसके बाद बात करी जाए स्ट्रक्चर के आधार पर भी मिलता जुलता सा मामला है, स्ट्रक्चर के आधार पर भी 1 सेकेंड मिलता जुलता सा मामला है। मैं एक बार ये लाइन खींच देता हूं, यहां पे इसको अलग कर दिया, यहां पे अलग कर दिया। स्ट्रक्चर के आधार पे देखिएगा, बेलनाकार आकार है ना, शाखित आकार है, ब्रांच्ड है, शाखित आकार है, और साथ में अगर बात करें बेलनाकार, शाखित हैं और एक केंद्रकीय है। क्लियर। तो देखा जाए बेलनाकार इससे मिल गया, एक केंद्रकीय इससे मिल गया, तो 3 प्रकार की मसल्स आपके यहां पर पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है प्रियंका, ऐसा कैसे बेटा? एकदम क्लियर तो दिख रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम क्लियर, ये लो, एकदम साफ साफ अभी दिख रहा है, साफ साफ ही दिख रहा है, कहीं होके कोई दिक्कत नहीं है। बताओ एक बार बाकी बच्चों को, मुझे बताइएगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, क्वालिटी चेंज कर लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता कहीं होकर कोई दिक्कत है, मैंने अभी अभी चलाया है, मेरे मोबाइल में भी मैं चला के देख ही रहा हूं। तो मस्कुलर टिश्यूज की जहां पर बात करेंगे आप, ठीक है, मैं खुद भी चला के एक बार देख लेता हूं, कहीं होकर कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में कहीं होकर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सब दिख रहा है, पॉइंट टू पॉइंट दिख रहा है, कहीं होकर कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब स्ट्रक्चर के बेस पे मैं वापस समझा देता हूं। देखो ऐसा है, बेलनाकार कोशिकाएं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे बेलनाकार कोशिकाएं हैं। बेलनाकार कोशिकाएं, बिल्कुल इनमें ये केंद्रक, ये केंद्रक, रख, ये केंद्रक, ये केंद्रक अशाखित हैं, शाखाएं नहीं है, ठीक है। बेलनाकार कोशिकाएं हैं, लंबी कोशिकाएं हैं। बताओ ये कौन सा? अच्छा, साथ ही साथ इन पर क्या पाई जा रहे हैं? पट्टियां पाई जा रही हैं। बोलो ये कौन से ऊतक होंगे? बोलो, ये होंगे आपके रेखित पेशियां होंगी, रेखित। क्लियर। रेखित पेशियों का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ये जो इस प्रकार का आकार आप देखेंगे, एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक केंद्र, कोशिकाएं दोनों तरफ से नुकीली, लंबी और साथ ही साथ एक केंद्रकीय होंगी। इन पर पट्टियां नहीं होंगी, तो इनको हम कह देंगे अरेखित केंद्र साहब। क्लियर। यहां देखिएगा, यहां हम देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कोशिकाएं लंबी हैं, पट्टियां हैं,
ठीक है, पट्टियां हैं, साथ ही साथ में वो ब्रांच्ड हैं। ब्रांच के अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रक केवल और केवल एक केंद्रक मिलेगा। क्लियर? तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये कौन सी हो गई, कार्डिक हो गई, ये हृदयी पेशियां हो गई, है ना, हृदयी पेशियां। तो तीन प्रकार की मसल्स हैं, तीनों ही प्रकार की मसल्स का जो डायग्राम है बहुत बढ़िया तरीके से। सेकट कह रहे हैं सर मुझे रिप्लाई नहीं करा, किसका रिप्लाई करना था, एक बार मुझे आप बताएं किस चीज का। मेरा 29 को एग्जाम है, अरे भाई साहब तथास्तु, है ना, दूधो नाओ पूतो, बिल्कुल, है ना, आग लगा के आओ। स्टडी विद श्रीकांत कह रहे हैं क्यों हम पेड क्लास भी किए बट इतना इजी में समझा पाते हैं। कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ोगे तो समझ से बाहर ही जाएगा, रिवीजन करो। बिल्कुल, देखो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, मैं तो बार बार यही कहता हूं, बार बार रिवीजन कीजिए, आसानी से चीजें बढ़िया जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम लोग, ध्यान रखना, कल हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। और वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वो हमारा टॉपिक होगा भाई साहब, सेकंड, है ना, मैग्नेट वाला। बच्चों की भारी डिमांड थी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट जनरेटर मोटर, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट जनरेटर मोटर भारी डिमांड थी, तो वो कवर करेंगे आज। अभी हम देखने वाले हैं नर्वस टिश्यू, वैसे ब्रेन में पढ़ा चुका हूं, लेकिन है ना, न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक जो होता है उसकी संरचना की बात करें तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हमें मोस्टली क्या पढ़ना है, नर्वस टिश्यू में हमें क्या पढ़ना है, न्यूरॉन पढ़ना है। क्लियर? तो वो न्यूरॉन को यहीं से हम लोग सल्टा डालते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ हिंदी में द्रुमाक्ष पुमाक्ष आपको लिखे हुए मिलेंगे, मैं थोड़ा सा द्रुमाक्ष वगैरह की बात नहीं करूंगा। इनके तीन भाग हैं, ये जो मुख्य भाग है इसको बोलते हैं साइटोन, इसका एक नाम है सोमा, इसी को बोलते हैं सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं कोशिका काय, कोशिका का मुख्य काया है इसलिए बोलते हैं कोशिका काय, सेल बॉडी, ठीक है। अब ये जो साइटोन है ये मुख्य क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक तो केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर कोशिका द्रव्य है। ये जो मुख्य भाग है यहीं से, 1 सेकेंड, यहीं से बहुत सारे फिलामेंट्स निकले हुए रहते हैं ऐसे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चल रहे हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट, दूसरे कलम से लिखना पड़ेगा क्योंकि कलर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो हम बात करेंगे, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। और ये जो डेंड्राइट्स का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। तो ये दूसरा भाग है, साइटोन डेंड्रॉन। क्लियर? नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं साइटोन, नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं डेंड्रॉन, और नंबर 3 पर बात करेंगे सबसे लंबा भाग एक्सॉन, नंबर 3 पर। क्लियर? सबसे लंबा भाग, विल टॉक अबाउट एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आवरण पाया जा रहा है, बट दैट आवरण इज नॉट रेगुलर। आवरण है लेकिन ये आवरण लगातार नहीं है। ये आवरण जो है इसको बोलते हैं माइलिन आवरण। क्या बोलते हैं? माइलिन। और ये माइलिन आवरण बीच बीच में से एब्सेंट है, और जहां जहां पर ये आवरण एब्सेंट है, जहां जहां पर ये आवरण एब्सेंट है तो बोलते हैं रेनवियर के नोड, नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड। ये क्या करता है? ये नर्व इंपल्स की स्पीड को बढ़ाता है। अरे सिंपल सी बात है, जो सूचनाओं का कह सकते हैं, जो सूचनाओं का वेग, सूचनाओं का जो कह सकते हैं जो जाएंगी वो कूद कूद के जाएंगी, है ना, कूद कूद के। भाई एक तो सोचो आप चल के जाओ, एक होता है आप छलांग मार मार के जाओ। छलांग मार के जाओगे तो भैया लंबी लंबे छलांगे कृष की तरह भरोगे, है ना। तो ये स्पीड को बढ़ाता है, ये नर्व इंपल्स की स्पीड को क्या करता है? स्पीड को एनहेंस करता है। नर्व इंपल्स, सूचना आवेग की स्पीड को क्या करेगा? ये एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा, ये जहां पर रेनवियर के नोड है यहां पर एक विशेष प्रकार की कोशिका भी है, उसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। ध्यान रखना। क्लियर? इसके साथ ही यहां ध्यान रखना, यहां एक स्ट्रक्चर है जो अंतःप्रदवी जालिका
और राइबोसोम से मिलकर बनती है। भाई ये भी एक कोशिका ही है, और इस कोशिका, इस भाग को बोलते हैं निस्सल कणिका। क्या बोलते हैं? निस्सल ग्रेन्यूल। तो पूछा जाता है निस्सल कणिका किसकी बनी होती है? आप बोलेंगे अंतःप्रद्रवी जाली का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम। क्लियर? ठीक है। ये वाला जो एक्सॉन का जो भाग दूसरी कोशिकाओं के साथ कनेक्ट करेगा, इसको बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स दो न्यूरॉन्स का जंक्शन है। दो न्यूरॉन का जंक्शन, दो न्यूरॉनों को एक दूसरे से मिलाने का काम, दो न्यूरॉन्स का संधि स्थल जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अच्छा ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, तो सूचनाएं होती हैं वो डेंड्राइट कलेक्ट करता है, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से एक्सॉन, इस तरह सूचनाएं जाती हैं। तो सूचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सूचनाएं जो चलती हैं वो डेंड्रॉन टू एक्सॉन चलती हैं। सूचनाएं जो जाती हैं वो फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन जाती हैं। ये मैं पहले भी नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में बता चुका हूं, इसलिए इन दोनों चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा स्लोली ले गया। स्लोली का मतलब है स्लोली तो नहीं ले गया, फास्टली ले गया। ठीक है, चलिए। माइलिन शीथ, श्वान सेल, सिनेप्स, बिल्कुल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की जो क्लासेस है वो आपकी, है ना, ये होते ही चालू हो जाएंगी। जैसे ही आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन होता है उसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? क्या कह रहे हैं गुरुजी? नमस्ते, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑल वीडियो देख के तैयारी की थी, आज एग्जाम था, 77 क्वेश्चन राइट है सर जी। 77 एससी कैटेगरी में तो यार मेरे हिसाब से तो काफी है भाई, आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफी हैं। बिल्कुल कल फिजिक्स पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मुझे बताइएगा यहाँ तक की चीजें आपको समझ में बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, एक बार मुझे वो जरूर बता दीजिएगा, बताइएगा यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। तो एनिमल टिश्यूज का जो टॉपिक है वो मुझे एक बार आप बताओ। क्लियर? सर मेरा तो 19 को टेक 1 टेक फर्स्ट का था, बिगड़ गया इंजीनियरिंग पार्ट के कारण। अब कोई बात नहीं, है ना, जीवन है, जीवन में कई बार चीजें बिगड़ती भी हैं, कई बार चीजें सुधरती भी हैं, कई बार सुधरते सुधरते बिगड़ जाती हैं, कई बार बिगड़ते बिगड़ते सुधर जाती हैं, कई बार बिगड़ना अच्छा होता है भविष्य के लिए। ये सब चीजें टाइम पे छोड़िए, हो सकता है कोई अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही हो, कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा एग्जाम, कोई अच्छा मोमेंट आपका इंतजार कर रहा हो। लेट द टाइम डिसाइड, वो वाली बात है। चीजों को समय पर छोड़ना चाहिए हमें, है ना, यही सबसे अच्छी चीज है बुद्धिमान लोगों की, चीजों को समय पर छोड़, लेट द टाइम डिसाइड। आकाश मौर्य, मेरा तो मेन टेक 1 का था बट सही नहीं गया, अब टेक 3 का दूंगा, बायो केमिस्ट्री सिर्फ रिवीजन क्लास देखकर कर रहा हूँ। बात वही है ना, चीजों को फंडामेंटली करके जा रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को पूरा नहीं करके गए, बिगड़े गई। भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अगर सिलेबस में थी तो आपको करके जानी चाहिए थी, सिंपल सी बात है भाई। जो जो सिलेबस में था वो आपको करके जाना चाहिए बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद अगर चीजें बिगड़ती हैं तो कहीं दुख होने का बनता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सिलेबस को ही नहीं करके गए हैं, पूरी तरह सिलेबस आपने टच नहीं किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के नहीं गए, या स्पेशली जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ी नहीं और वो सीधा लास्ट में मेरे रिवीजन वीडियो देख के चले गए, तो मैं मानता हूं तुक्के में भले ही आप पूरा स्कोर करे आए, लेकिन ये रिवीजन वीडियोस न्यू कमर्स के लिए नहीं थे। मतलब समझना कि आप 40%, 20%, 30%, 50%, 60% करके आना चाहते हैं तो ये कंटेंट सारा यहां से मिलेगा, लेकिन ये याद नहीं हो पाएगा ना एंड में, अंतिम समय पे ये चीजें याद नहीं हो पाती हैं इतनी सारी। तो ये रिवीजन वीडियोस मोस्टली उन बच्चों के लिए जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से करी हुई है, समझ गए, उनके लिए। एनिमल टिश्यू तो मैंने कंप्लीटली नॉन रिवीजन क्या, कंप्लीटली थ्योरेटिकल ही पढ़ाया है, रिवीजन नहीं है ये प्रॉपर टॉपिक है एनिमल टिश्यू जो आपके साथ डिस्कस किया है मैंने, है ना, एक टॉपिक पूरा एनिमल टिश्यूज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इन दोनों को, है ना, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज को डिटेल में नहीं लिया गया है। यूं नहीं डिटेल में लिया गया है क्योंकि मसल्स हम हड्डियों के साथ अलग से पढ़ते हैं, मांसपेशियां मैंने पूरी पढ़ाई है, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन तंतु होते हैं, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन होता है, स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, जांच को ईएमजी कहते हैं, कौन सी मसल सबसे लार्जेस्ट है, कौन सी मसल सबसे स्मॉलेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट मसल है, कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, ये सब डिस्कस हो चुका हमारा ऑलरेडी, है ना। इसी तरह नर्वस सिस्टम में भी हम न्यूरॉन डिस्कस कर चुके हैं, है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, है ना, कौन कौन सी
हैं, कहां कहां पर हैं, ये सब डिटेल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दैट्स वाई हम इनको ज्यादा इस टॉपिक में बात नहीं करते इनकी, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए, है ना बच्चों? तो ठीक है, आज ये टॉपिक हो रहा है खत्म, और ये टॉपिक एक ही क्लास में हम खत्म कर चुके हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ट्रिक्स आपकी बेहद हेल्प करेंगी। बस थोड़ा सा आपको इंग्लिश का जो डर है वो निकालना पड़ेगा। तो एनिमल टिश्यूज, ठीक है, ये हम कर रहे हैं सेव, जिससे पीपीटी आपको मिल जाए। आई होप सो क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, इस परिवार में जुड़े। 29 तारीख को शायद आपका एग्जाम है, 30 तारीख से ही आपके यूट्यूब पर क्लासेस, है ना, ALP CBT 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टेक्निकल वाला पार्ट है भी आपका स्टार्ट होगा, टेक्निकल वाला, समझ रहे हैं, वाला स्टार्ट होगा, शानदार पूरा। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में साइंस का सेगमेंट मैं लूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मेरे एक अच्छे खासे सर से बात हुई है, सब कुछ फ्री आपको मिलने वाला है, बिंदास पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय।